ए अवेकनर्स एकेडमी में टेस्टिंग सेरेमनी चल रही थी। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और रैंक को इवैल्यूएट करने के लिए प्रोफेसर उन्हें एक एक करके एक स्पेशल पोर्टल में भेज रहा था, जो एक ऐसे रूम तक जाता था जहां स्पेशली ट्रेंडेड डीमन हार्ट रखा था। वो हार्ट स्टूडेंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेजर कर सकता था। फिर वो पूरे एकेडमी के सामने उनका करंट रैंक और फ्यूचर पोटेंशियल डिस्प्ले करता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस ई रैंक लूजर्स निकले। कुछ लोग हाई पोटेंशियल वाला डी रैंक पाकर भी खुद पर गर्व कर रहे थे। तभी एकेडमी का टॉप जीनियस आगे बढ़ा। वो स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का रिच हेयर था और हर कोई उसके रिजल्ट्स देखने के लिए एक्साइटेड था। वो हार्ट वाले रूम में एंटर करता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एकेडमी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेंसेशन बनेगा और रैंक नंबर 1 हासिल करेगा। वो अपनी पावर रिलीज करता है और बाहर खड़े सारे स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। उसे हाई टीयर डी रैंक मिलता है, साथ में फ्यूचर में कभी एस रैंक तक पहुंचने का पोटेंशियल भी। उसके दोस्त खास तौर पर बहुत प्राउड थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये एरोगेंट लड़का दुनिया का रेयर टैलेंट है। उनमें से एक तो अगले नंबर पर खड़े हम्बल लड़के सीचैन का मजाक तक उड़ाता है। उसे यकीन था कि सीचैन को सिर्फ ह्यूमिलिएशन मिलने वाली है, लेकिन सीचैन उसे पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो भी बाकी लोगों की तरह रूम में एंटर करता है, मगर इस बार डीमन हार्ट खुद डर जाता है। सिचान ने अभी तक कोई स्किल भी यूज नहीं की थी और हार्ट पहले ही हाई टीयर डी रैंक शो कर देता है, जिससे हर कोई शॉक हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर से डिवोर किया हुआ सबसे वीक स्किल कार्ड यूज करता है और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है। लोग अभी इसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि सी चैन उससे भी आगे निकल गया। वो एक स्ट्रॉन्गर क्लास कार्ड स्विच करता है और अब डीमन हार्ट पैनिक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, आसमान में स्टॉर्म बन जाता है। रैंक डिस्प्ले ग्लिच होने लगता है और एस रैंक पोटेंशियल शो करता है। प्रोफेसर्स शॉक में चले जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही सिंगल एस बदलकर ट्रिपल एस रैंक बन जाता है और फिर मैक्सिमम लोड की वजह से सिस्टम एरर डिस्प्ले कर देता है। अब प्रोफेसर सच में डर चुके थे और तुरंत टेस्टिंग रूम की तरफ भागते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं, पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डीमन हार्ट पूरी तरह फ्राई हो चुका था, बिल्कुल डेड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उधर हमारा लड़का कैजुअली बाहर निकल आता है। असल में उसने अपनी ओवरवेलमिंग पावर से गलती से डीमन हार्ट को मार दिया था और फिर उसे डिवॉर भी कर लिया। तो आखिर सेन सच में है कौन और वो इतना स्ट्रांग क्यों है? असल में वो एक रिग्रेसर है, जो उस फ्यूचर से वापस लौटा था जहां पूरी दुनिया डीमंस द्वारा कन्वर्ट की जा चुकी थी। वो आखिरी सर्वाइवर था जिसने सालों तक लड़ाई की, जब तक कि आखिर में उसने खुद को सैक्रिफाइस करके डीमन किंग को भी साथ में डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। और फिर एक ब्लाइंडिंग लाइट के बाद वो अपने डॉर्म रूम में पास्ट में जाग गया। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो समहाउ आफ्टर लाइफ में पहुंच गया है। लेकिन जब वो विंडो के बाहर लोगों को खड़े देखता है, तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसकी विश सच हो गई है और वो 10 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी डेज में वापस आ चुका है। तभी एक स्ट्रेंज होलोग्राम उसके सामने अपीयर होता है और चेन को इन्फॉर्म करता है कि पावर ऑफ ग्लूटनी का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। विंडो के बाहर देखते हुए उसे एहसास होता है कि अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, उससे पहले कि पहला डीमन लॉर्ड राइट डिसेंड करे। उसे साफ याद था कि यही डीमन लॉर्ड उन सारी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल था जो बाद में हुई। राइट ही हेल के गेट्स खोलता है और उसके बाद बाकी डीमन लॉर्ड्स एक एक करके ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करते हैं। हमारा हीरो फैसला करता है कि उसे उस जगह को ढूंढना होगा जहां डीमन लॉर्ड राइट अपीयर होने वाला है और गेट्स खुलने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। अपने थॉट्स से बाहर आने के बाद चैन अपने बगल में फ्लोटिंग इंटरफेस पर ध्यान देता है, जो अब उसके स्टैट्स क्लियरली डिस्प्ले कर रहा था। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये किसी तरह का गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि अपनी फर्स्ट लाइफ में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब उसने सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर भरोसा किया था, ऐसी शक्ति जो सिर्फ 10,000 लोगों में से एक को मिलती थी। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे पोटेंशियल अवेकनर्स को रिक्रूट करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली बार जब चेन यहां था, तब वो पूरी तरह अवेकन होने में फेल हो गया था। उस समय वो बुलिंग सहने का इतना आदी हो चुका था कि यही वजह थी कि वो इस तरह इन्फर्मरी में जागा था। तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे एक लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वो तुरंत पहचान लेता है। यही वो क्लास थी जो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ में मिली थी। लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि क्या इस बार वो पहले ही अवेकन हो गया है। वो तुरंत इसे टेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन क्लास स्विच पूरा करने से पहले ही उसका रूममेट और दोस्त मा लॉन्ग वहां आ जाता है, जो एक ई रैंक्ड फ्लावर चैंटर है। बेचारे के गाल पर बैंडेज लगे हुए थे और वो ये देखने आया था कि चेन ठीक है या नहीं। लकली लॉन्ग फ्लोटिंग पैनल्स को देख नहीं सकता था, जिससे चेन को यकीन हो गया कि सिर्फ वही उन्हें देख सकता है। उसका दोस्त उसे ध्यान से चेक करने लगता है, क्योंकि चेन की सारी इंजरीज पहले ही गायब हो चुकी थीं।
वो हैरान होकर सोचता है कि एक नॉन अवेकनर उससे भी तेज कैसे रिकवर कर सकता है, जबकि वो खुद पहले से अवेकन्ड है। हमारा लड़का अपनी प्रीवियस लाइफ वाला लॉन्ग याद करता है। यही रूममेट यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन होने में कामयाब हुआ था। फिर भी वो सबसे वीक अवेकनर्स में से एक बनकर रह गया था और रथ के डिसेंट के तीसरे दिन ही बेहद दुखद तरीके से मारा गया था। चैन अपने पुराने दोस्त को देखकर हल्की मुस्कान देता है, फिर लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उनका रैंक टेस्ट कल शेड्यूल्ड है और दोनों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। लॉन्ग को हमारे लड़के के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसे ग्रेजुएट करना है तो यह रैंक टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। जब दोनों लाइवली स्ट्रीट से गुजर रहे थे, चैन कैजुअली कहता है कि बहुत समय हो गया इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए। उसकी ये बात सुनकर उसका रूममेट बुरी तरह डर जाता है। चेन लगातार सोचता रहता है कि अगर उसने इस लाइफ में कुछ नहीं किया तो ये सभी लोग फिर से उसी मिसरेबल फ्यूचर का सामना करेंगे। इसी वजह से वो फैसला करता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत से ट्रेन करना होगा और जल्दी लेवल अप करना होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। इस समय अवेकनर्स के लिए एक्सपीरियंस गेन करने और लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना था। ये लेयर्स पूरी तरह मेजर गिल्ड्स के कंट्रोल में थीं, जिसका मतलब था कि उसके जैसे वीक लोग या आउटसाइडर्स के पास लेवल अप करने का लगभग कोई मौका नहीं था। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स ध्यान से देखने लगता है। वो सोचता है कि दूसरे अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले वो कहाँ खड़ा है। गवर्नमेंट ने अवेकनर्स को ई से लेकर एस क्लास तक रैंक्स में क्लासिफाई किया था। चेन जानता था कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर अटके हुए हैं और सिर्फ कुछ लोग मुश्किल से डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है, कम से कम इस बात से कॉन्फिडेंट होकर कि उसका रैंक उससे ऊपर है। तभी अचानक एक बॉल उड़ती हुई आती है और सीधे उस बेचारे नर्ड के चेहरे पर लगती है। उसका चश्मा उड़कर गिर जाता है और टूट जाता है। असल में वो लोग फिर से बली गोंग और उसके लेखित से टकरा गए थे, वही लोग जिन्होंने एक दिन पहले उन्हें बुरी तरह पीटा था। चोंग स्मार्क करते हुए नर्ड से पूछता है कि जब उसे पता था वो यहाँ खेल रहा होगा, तब उसने उसके लिए ड्रिंक्स के क्रेट्स क्यों नहीं लाए। लॉन्ग जल्दी से अपॉलॉजी मांगता है और अपने पैसे से ड्रिंक्स खरीदने जाने ही वाला होता है, लेकिन चेन बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ अपॉलॉजी मांगने वाला इंसान असल में चुन होना चाहिए। जैसे ही वो बली को फिर से देखता है, चेन का दिमाग अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में चला जाता है। तब वो लोग उसे सिंक के पानी में डुबोने की कोशिश किया करते थे और गिल्ट महसूस करने की बजाय वो कहते थे कि वो बस उसे अवेकन होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। उस दिन वो तभी रुके थे जब चेन आखिरकार बेहोश हो गया था। उस समय लॉन्ग उसे चेक करने के लिए भागकर आया था, लेकिन जैसे ही चोंग ने चेन को कुछ बोलते हुए सुना, वो वापस लौट आया, सिर्फ उसे और ज्यादा हर्ट करने के लिए। अब प्रेजेंट में वापस चेन ने मन बना लिया था कि वो इन बलीज को एक सही सबक सिखाएगा। जैसे ही चेन ने जवाब दिया, चोंग और उसका लेकी फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगे। साफ साफ दिख रहा था कि वो इस बार उसे हमेशा के लिए चुप करवाना चाहते हैं। हमारा हीरो सीधे चंग की तरफ देखता है। वो अच्छी तरह जानता था कि यह आदमी सिर्फ कमजोर लोगों को टारगेट करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा बड़ा नाम था। जैसे जैसे बुली करीब आता है, आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हें पहले से ही चेन पर तरस आ रहा था क्योंकि उन्हें मैं लग रहा था कि वो फिर से पिटने वाला है। जब चोंग उसके सामने पहुंचता है, वो फिर से पूछता है कि अभी चेन ने क्या कहा था। लेकिन चेन शांत होकर दोबारा कहता है कि अब से उसे उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनते ही चोंग अपना आपा खो देता है और तुरंत उस पर पंच मार देता है। लेकिन इस बार चेन अपना फिस्ट उठाकर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है और बुली को पीछे धक्का भी दे देता है। आसपास खड़े सभी लोग शॉक में रह जाते हैं क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक चेन अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था। फिर भी उसने इतना स्ट्रांग अटैक ऐसे रोक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चुन और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और दोबारा उसकी तरफ झपटता है, जबकि चेन आराम से खुद को प्रिपेयर करके अपनी क्लास को इलेक्ट्रिक असासिन में स्विच कर देता है। लॉन्ग वहीं खड़ा स्टंड रह जाता है जबकि चुन अपनी इंडेस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करके भारी अटैक के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही चेन पहले डैश करता है और लाइटनिंग चार्ज्ड पंच से उसे दूर उड़ा देता है। आसपास मौजूद हर इंसान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि जिसे सब वीकलिंग समझते थे, वही चेन स्कूल बली को सिर्फ एक पंच में उड़ाकर फेंक देता है। इतनी बुरी तरह बीतन होने के बाद भी चोंग शांत नहीं होता और अपने मिनियंस पर चिल्लाता है कि वो आगे बढ़कर उससे रिवेंज लें। उधर उसके लेखी पहले ही डर चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि चेन ने क्या किया। चोंग किसी तरह वापस खड़ा होता है और फिर से हमारे हीरो की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक बार फिर उसे बिना किसी मौका मिले बुरी तरह पीटकर दूर पटक दिया जाता है। अपने तथाकथित बॉस को इस तरह क्रशर्ड होते देखकर लेकिस तुरंत समझ जाते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है और वो वहीं से भाग निकलते हैं। बेचारा नर्ड, जिसने ये सब देखा, पूरी तरह स्टैंडर्ड रह जाता है। उसका मुंह तक बंद नहीं हो रहा था क्योंकि वो मान ही नहीं पा रहा था कि उसका वही रूममेट जो कल पिटा था, अचानक इतना स्ट्रांग कैसे बन गया।
दूसरी तरफ चेन को एहसास होता है कि अपनी पास्ट लाइफ की तरह वो जब चाहे असासिन स्टेट में स्विच कर सकता है। और लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स इतने हैं कि वो लो लेवल अवेकनर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है, जिसका मतलब है कि उसका करंट रैंक कम से कम डी होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक चीज़ थी जो उसने कंफर्म नहीं की थी। किसी को डिफीट करने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया था। ये सोचते हुए चेन लगभग आगे बढ़कर बली को खत्म ही करने वाला था, जबकि आसपास खड़े लोग पैनिक में उसे देख रहे थे। उसी अंतिम पल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंगयू बीच में आ जाती है और चेन से रुकने को कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि चाहे गलती चौंक की ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी बीटिंग उसके लिए काफी से भी ज्यादा है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि अब वो बली दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसी वजह से हमारा हीरो आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला करता है। पीछे हटते हुए चेन सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल आखिर चोंग जैसे इंसान को बचाने के लिए इतनी ईगर क्यों है। हालांकि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और सच में उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे बलीज को सही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वरना वो बार बार अपने से कमजोर लोगों को टारगेट करते रहेंगे। इसके बाद चेन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है, जबकि पुलिस के लैकीज दूर छिपकर उसे देखते रहते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें दोबारा कभी भी चेन को प्रोवोक करने के बारे में सोचने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। उस रात जब लॉन्ग बाकी रूममेट्स को यह बताने की कोशिश करता है कि चेन एक बेहद पावरफुल लाइटनिंग असासिन बन चुका है, तब कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लॉन्ग बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उनका कभी वीक रहने वाला दोस्त चुन को कितनी बुरी तरह हरा चुका है। लेकिन शांगजू, जो एक ई रैंक्ड न्यूक्लियस मैज है, इसे मजाक समझता है। जुआ सवाल करता है कि अगर चेन सच में इतना बड़ा अवेकनर बन गया है तो फिर वो अभी भी इस तरह बेसिक ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। वो आर्ग्यू करता है कि अगर कोई असली अवेकनर हो तो उसे ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग पर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर गेमर रूममेट शानयू कमेंट करता है कि उसकी सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉन के सिर पर कोई जोरदार चोट लगी हो। जो आगे बोलता रहता है कि उन चारों को इस डॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सबसे नीचे वाले वीक लोग हैं और वो चाहे कुछ भी कर लें, ये सच नहीं बदलेगा। वो ये भी दावा करता है कि उन चारों में सबसे स्ट्रांग वही है, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सपोर्ट चैंटर्स हैं। वो थोड़ा फ्लेक्स करते हुए खुद से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेन लाइटनिंग असासिन बन गया हो। अब वो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि शायद कल ग्रेजुएशन से पहले होने वाले फाइनल टेस्ट में वो खुद रैंक अप कर जाए। उधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टेंग लिंग्यू के साथ एक ई रैंक्ड डीमन लेयर में ट्रेनिंग सेशन खत्म करके बाहर निकलता है। वो अपने छोटे भाई को अब भी वहां खड़ा देखकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चुन शिकायत करता है कि जब तक उसे हराने वाला इंसान आसपास है वो चैन से सो भी नहीं सकता। चुन लगातार अपने भाई को उकसाता रहता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे उसके लिए रिवेंज लेना ही होगा। टिंग शांत होकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके बनाए हुए इस मेस को हैंडल कर लेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट टिंग से पूछती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करने वाला है। तब टिंग उससे पूछता है कि क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई दावा कर रहा है। लिंगी उसे याद दिलाती है कि पूरे स्कूल में डी रैंक्ड स्टूडेंट्स की संख्या 10 से भी कम है और वो उन सभी को पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर चुका है। वो आगे समझाती है कि बाकी लोगों के पास उसकी तरह डीमन लेयर्स तक एक्सेस भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई एवरेज लड़का उसके खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चैन बारिश में पूरी तरह भीगते हुए पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। उसने टारगेट रखा था कि वो एक 100 किलो से भरा बैग उठाकर पूरे 20 किलोमीटर दौड़ेगा, जो उसके खुद के वजन से लगभग 2 गुना था। वो अच्छी तरह समझता था कि अवेकनर की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट बढ़ाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईले पावर्स को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रांग बॉडी की जरूरत होती है। दौड़ते हुए उसे याद आता है कि उसकी इकलौती फैमिली, उसकी सिस्टर, उस समय मारी गई थी जब डीमन किंग रैट ने ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड किया था। उस डीमन लॉर्ड ने एक पल में कांटलेस ह्यूमंस का स्लॉटर कर दिया था और उसकी सिस्टर उसकी आंखों के सामने मर गई थी। चैन उसी डीमन किंग को हराने को अपना पहला गोल बना लेता है क्योंकि वही पल सारी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत था। चैन लगातार सोचता रहता है कि अगर डीमन लॉर्ड के आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं और फिर भी वो लगातार स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो उसे उससे भी तेज ग्रो करना होगा अगर उसे जीतने का कोई चांस चाहिए। तभी उसकी सिस्टर क्यू ने उसे कॉल करती है। इतने लंबे समय बाद उसकी आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। उसकी सिस्टर समझाती है कि वो पहले कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो कंपटीशन में बिजी थी। वो ये भी बताती है कि अगर वो कोई प्राइज जीत गई तो शायद उनके रेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब वो लगातार बोलती रहती है, चेन चुपचाप उसकी बातें सुनता है और मुस्कुराता है। इस बार वो मन ही मन एक स्ट्रांग रिजॉल्व महसूस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे वो लाइफ देगा जिसकी वो हकदार है। कॉल खत्म होने के बाद वो वापस अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और यूनिवर्सिटी के 3 और लैब्स पूरे करता है। जब वो खत्म कर लेता है तो सीधे शावर लेने चला जाता है। उसे महसूस होता है कि वो धीरे धीरे
इस यंगर बॉडी का आदी हो रहा है, जिसमें ग्रोथ के लिए जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है। वो बैठ जाता है और डीमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है, जहां सिर्फ रिच लोग ही एक्सेस पा सकते हैं। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो जानता था कि उसे किसी न किसी तरह मॉन्स्टर्स को डिफीट करना ही होगा। इसी प्रॉब्लम में उलझे उलझे आखिरकार उसे नींद आ जाती है और वो खुद को ग्लूटनी सिस्टम के अंदर खिंचता हुआ महसूस करता है। वो एक अजीब जगह पर उतरता है और सोचने लगता है कि क्या ये सिर्फ कोई वियर्ड सपना है। उधर बाहर की दुनिया में लॉन्ग चेन को ढूंढने आता है और सोचता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उस स्ट्रेंज स्पेस के अंदर चेन अपने सामने एक मैसिव टावर खड़ा देखता है, लेकिन वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाता कि तभी ई रैंक्ड क्लाउड वॉरियर्स यानी डेथ हाउंड्स का एक ग्रुप उसके सामने अपीयर हो जाता है, जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। चैन तुरंत डर जाता है कि कहीं वो गलती से किसी डीमन लेयर में तो नहीं आ गया। वो तुरंत अपनी क्लास स्विच कर लेता है। वो फैसला करता है कि पहले मॉन्स्टर्स को डील करेगा और बाकी चीजें बाद में समझेगा, क्योंकि वो अचानक कहीं से भी प्रकट हो गए थे। लड़का उन डेथ हाउंड्स को आसानी से खत्म कर देता है जो सिर्फ भौंकने वाले थे, असली खतरा नहीं। वो उनसे आइटम्स कलेक्ट करता है और जल्दी ही लेवल 2 तक पहुंच जाता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद उसकी किस्मत अच्छी थी और वो किसी डीमन लेयर तक पहुंच गया। तभी अचानक एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है। चेन उसे भी उतनी ही आसानी से डिफीट कर देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। इसके साथ वो फिर से लेवल अप कर जाता है। बॉस से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स उन नॉर्मल मॉब्स के मुकाबले कहीं ज्यादा थे जिन्हें उसने पहले हराया था। उसके तुरंत बाद बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पर ड्यूरेबल मार्क दिखाई देता है, जिससे चैन हैरान हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। उसे सिस्टम पैनल में पहले देखी हुई ग्लूटनी पावर याद आती है और वो उसे टेस्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। डिवोरिंग तुरंत कंप्लीट हो जाती है और मॉन्स्टर एब्जॉर्ब होकर एक कार्ड में बदल जाता है। चैन शॉक में रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो डिफीटेड मॉन्स्टर्स को यूजेबल क्लासेस में बदल सकता है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये वही तरह की एबिलिटी है जो डीमन लॉर्ड लान यू के पास थी, और ये सोचकर ही वो हिल जाता है कि अब उसके पास डीमन लॉर्ड जैसी पावर मौजूद है। इस दुनिया में आमतौर पर हर इंसान सिर्फ एक सिंगल क्लास के साथ पैदा होता है। कुछ रेयर लोग 2 क्लासेस तक पा सकते थे, लेकिन अब चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वो सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसे इतनी इंसेन पावर मिल गई, और उसके सामने खड़ा वो डेमोनिक टावर आखिर सच में क्या है। इन्हीं सवालों के बीच अचानक उसे एक पावरफुल सेंसेशन महसूस होता है और उसके सामने एक डेमन प्रकट होता है, जिसके हाथों में 2 एस रैंक्ड ब्लेड्स थीं। वो डीमन साफ तौर पर एस रैंक था, जिसका मतलब था कि चेन के पास उसे हराने का कोई असली चांस नहीं था। चेन जानता था कि वो बुरी तरह आउटमैच्ड है, फिर भी वो अपनी जान बचाने की उम्मीद में गैम्बल लेते हुए लाइटनिंग स्वॉर्ड समन कर लेता है। एक और अजीब बात यह थी कि किसी कारण से उसके सामने खड़ा डीमन उसका नाम भी जानता था। समय बीतने के साथ डीमन चेन के साथ लगातार ब्लोज एक्सचेंज करता रहता है, हालांकि साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। डेमन जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट्स पर हमला नहीं करता और बार बार उसे गिराता रहता है। चेन को उसकी लिमिट तक पुश करने के बाद आखिरकार डेमन बोलता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो उसके साथ रहकर डेमोनिक टावर की गार्ड करे। जब चेन फिर भी मना कर देता है, तब डीमन बेरहमी से उसकी आर्म पर स्लैश मार देता है। वो उसे खत्म करने की धमकी देता है और बताता है कि अब तक वो सिर्फ इसलिए आसानी बरत रहा था क्योंकि चेन ही अकेला इंसान है जो इस जगह तक पहुंच सकता है। डीमन एक बार फिर उसे रिकंसिडर करने को कहता है, लेकिन चेन उम्मीद नहीं छोड़ता और खतरे के बावजूद दोबारा मना कर देता है। वो खुद को चार्ज करते हुए चिल्लाता है, पूरी तरह डिटरमिन्ड कि वो इसे खत्म करके रहेगा, और फिर से हमला कर देता है। इतनी देर में वो डीमन की मूवमेंट्स को ध्यान से स्टडी कर चुका था और उसने समझ लिया था कि हर स्विंग से पहले उसके अटैक्स में 0.4 सेकंड का विंडअप होता है। वो जानता था कि उस छोटे से टाइम विंडो का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर की रिस्ट के एंगल को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकता है और सही समय पर उसके अटैक को डोडस कर सकता है। इसके अलावा उसने एक 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग भी डिस्कवर किया था, जो डीमन के डिफेंसलेस होने पर उसे एक छोटा लेकिन बेहद क्रिटिकल ओपनिंग दे सकता था। और वो उसी प्रिसिस मोमेंट का इस्तेमाल करके उसके हार्ट पर हमला करने वाला था। हालांकि वो इस रिस्की मैनूवर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है, लेकिन वो अच्छी तरह समझता था कि उसके जैसे डी रैंक के लिए किसी एएस रैंक को पूरी तरह डिफीट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए उसका असली लक्ष्य सिर्फ डीमन को कुछ देर के लिए पैरालाइज करना था, ताकि उसे एस्केप करने का मौका मिल सके। वो ठीक वैसा ही करता है और फिर उस एकमात्र लाइट सोर्स की तरफ दौड़ पड़ता है जो उसे दिखाई दे रही थी, उम्मीद करते हुए कि शायद वही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वो उस सोर्स तक पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाती है। तभी डीमन उसे बताता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और जिस एग्जिट के बारे में वो सोच रहा था वैसा कोई रास्ता इस जगह में मौजूद ही नहीं है। डीमन आगे समझाता है कि यह पैलेस असल में कोई डीमन लेयर नहीं है। फिर भी वो इस बात की तारीफ करता है कि लड़के ने कितनी जल्दी उसके अटैक्स की फ्लॉस पहचान ली।
आखिरकार उस डीमन की असली पहचान सामने आती है। वो परगेटरी राक्षसा था। वो चेन से कहता है कि सच में वही इंसान है जो होप ला सकता है। जब चेन ध्यान से डीमन की बॉडी को देखता है तो अचानक उसे एहसास होता है कि उसने यही एग्जैक्ट अपीयरेंस पहले भी देखी है, डीमन लॉर्ड लान्यू के ऊपर। हमारा हीरो तुरंत उस बैटल को याद करने लगता है जहां आखिरकार सब खत्म हुआ था। वो आखिरी लड़ाई जो उसने रिग्रेशन से पहले लड़ी थी। उसका ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं था। उस क्लैश के दौरान वो क्रीचर पहले ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, फिर लगातार अपनी क्लास बदलकर दूसरे टेरिफाइंग हाई टीयर मॉन्स्टर्स का रूप लेने लगा था। वो स्कॉचिंग मैग्मा, पॉइजनस वाइन्स और ऐसी लाइटनिंग इस्तेमाल कर रहा था जो उसकी अपनी पावर से भी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन में से जिसने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था, वो वही फॉर्म थी जो बिल्कुल उसके सामने खड़े डीमन जैसी दिखती थी। तभी उसे एक चिल्लिंग रियलाइजेशन होता है। वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन असल में डीमन किंग लैंस की एबिलिटी का हिस्सा थीं। और क्योंकि अब वो पावर उसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब था कि उसके सामने खड़ा डीमन असल में उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई ग्लूटनी पावर ही है। उसकी ये शार्प डिक्शन सच में डीमन को इम्प्रेस कर देती है। वो शांत स्वर में कहता है कि सच में वही इंसान है जो इस पूरे डायमेंशन के अंदर मौजूद पावर को इनहेरिट करने के योग्य है। चैन भौहें सिकोड़ लेता है, ये सोचकर कंफ्यूज्ड कि उसका मतलब पूरे डायमेंशन से क्या है। अचानक डीमन के हाथ में एक गोल्डन वॉइड की मटेरियलाइज हो जाती है। वही एकमात्र तरीका था जिससे कोई उस जायंट टावर में एंटर और एग्जिट कर सकता था जो उसके पीछे खड़ा था। डेमन समझाता है कि डेमन किंग लान्यू ने काउंटलेस पावरफुल मॉन्स्टर्स को डबोर किया था और उन सबसे इंडोमटेबल मॉन्स्टर्स को सील करने वाले उस टावर की गार्डिंग करना उसका सेक्रेट ड्यूटी था। लेकिन अब वो वही कि उसे सौंपने का फैसला करता है। राशासा चाहता था कि चेन उन डेमन्स को डबोर करे, स्ट्रॉन्गर बने और उसकी जगह उस मिशन को कैरी आउट करे। पूरी तरह परप्लेक्स्ड होकर चेन पूछता है कि आखिर कोई डीमन किसी ह्यूमन की मदद क्यों करेगा। इसके जवाब में क्रिएचर बताता है कि डीमन रियलम के अंदर भी राइटियस बीइंग्स और वाइल्ड मॉन्स्टर्स दोनों मौजूद हैं। ऐसा ही एक मॉन्स्टर था जिसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसके पूरे क्लैन का स्लॉटर कर दिया था, जैसे कोई ट्विस्टेड मैसेक्रे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया हो। उसी दिन से वो उस ईविल बैस्टर्ड से रिवेंज लेने का मौका ढूंढ रहा था और अब उसे लगता है कि आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया है जो उसकी ये विश पूरी कर सकता है। वो हमारे लड़के से कहता है कि कोई सही था जब उसने कहा था कि वही उनकी वेंजेंस की सबसे बड़ी होप है। चेन तुरंत पूछता है कि वो इंसान कौन था, लेकिन डीमन सिर्फ इतना जवाब देता है कि सारे आंसर्स उस टावर के अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो किसी एंशिएंट सेज की तरह क्रिप्टिक अंदाज में बात करता है। अपने आखिरी शब्दों के साथ वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी उसे सौंप देता है। इसके बदले डीमन उसे बताता है कि उसे इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांग ह्यूमन बनना होगा। टॉवर के अंदर छिपे उन सभी फेरोस बीस्ट्स को डवोर करना कोई आसान काम नहीं होगा। उसके खिलाफ वो हर एक कनिंग क्रिएचर अब भी एक ट्रेंडमस चैलेंज साबित होगा। डीमन अपनी फाइनल वार्निंग देते हुए कहता है कि सिर्फ वही इंसान प्यूगैटरी रॉक्षासा की पावर का हकदार है जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर बनने की अनएल्डिंग हंगर हो। यही वो मोटिवेशन है जिसकी जरूरत हर डीमन किंग का स्लॉटर करने के लिए पड़ेगी। इसके साथ ही उसका शरीर कंप्रेस होकर ब्लेजिंग एनर्जी स्फीयर में बदल जाता है ताकि चेन उसे कंज्यूम कर सके। वो तुरंत 8 लेवल्स ऊपर चला जाता है और राक्षस की 2 स्वॉर्ड्स हासिल कर लेता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो उस फॉलन स्टार वॉरियर की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेगा। स्टेट बूस्ट्स के अलावा वो डेड ह्यूमंस और डीमंस दोनों से पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अनलॉक कर लेता है, साथ ही ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी। सुबह होते ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और किसी नॉर्मल दिन की तरह डॉर्म के अंदर जागता है। अचानक वो सीधा उठ बैठता है जब कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजती है। उसके रूममेट्स पहले ही तैयार हो चुके थे और उसे भी जल्दी करने को कहते हैं अगर उसे समय पर स्कूल पहुंचना है। जब वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह अनहार्म्ड और इंटैक्ट है, तो वो सोचने लगता है कि क्या उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ कोई बिज़ेर सपना था। लेकिन उसके अपडेटेड स्टैट्स तुरंत साबित कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने जो कुछ भी देखा था सब रियलिटी में कैरी ओवर हो चुका था। सिर्फ एक रात में लेवल 2 से लेवल 10 तक पहुंचने के बाद वो खुद सोचने लगता है कि अब उसका रैंक आखिर क्या होगा। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो पिछली रात की बात छेड़ता है कि कैसे कोई शेमलेसली उसकी तारीफ कर रहा था और बोल रहा था कि वो कितना कूल और इंसेनली पावरफुल बन गया है। मैलम कमरे की दूसरी तरफ से चुपचाप झांकता है, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे उसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। जो भी हो, उसका रूममेट उसे चैलेंज देता है कि वो रैंकिंग असेसमेंट में खुद को प्रूव करके दिखाए। वही असेसमेंट जो तय करेगी कि डॉर्म किंग का टाइटल रखने के लायक कौन है। स्कूल जाते हुए सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉर्म किंग अपने तथाकथित सब्जेक्ट्स को बड़े गर्व से समझाता है कि हर रैंक 3 अलग अलग टीयर्स में डिवाइड होती है।
इसलिए भले ही वो सब टेक्निकली ई रैंक पीसेंट्स हों, लेकिन कम से कम वो बाकी बॉटम टियर एलॉजर्स से ऊपर है क्योंकि वो खुद एक प्राउड मिड ई रैंकर है। वो ऐसे इतराता फिरता है जैसे बाकी सब उससे नीचे हों, क्योंकि सपोजिटली हर टीयर के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। पूरी तरह फायर्ड अप और ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो क्लाउन दावा करता है कि वो खुद को इतना रिडिकुलसली स्ट्रांग महसूस कर रहा है कि जरूर पिछले असेसमेंट के बाद उसका टीयर एडवांस हो गया होगा। पूरी तरह इरिटेटेड होकर मालूंग हमारे लड़के से कहता है कि वो खेलना बंद करे और आज कम से कम पूरी ताकत लगाकर डी रैंक तो हासिल करे, ताकि शायद डॉर्म किंग एक बार के लिए अपना नॉन स्टॉप मुंह बंद करे। कुछ ही देर बाद लड़के स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां हर कोई रैंकिंग सेरेमनी के लिए एंग्जाइटी में इकट्ठा हुआ था। बोले जैसे अंदर आते हैं जैसे पूरा कैंपस उन्हीं का हो, और जो भी उन्हें गलत नजर से देख ले उसे तुरंत ट्रैश करने लगते हैं। यहां तक कि डॉर्म किंग की स्मग ग्रिन भी गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका फादर गायब हो गया था जैसे ही वो उन्हें देखता है। लेकिन उसकी तरह ही बुलिज भी लगभग अपना नर्व खो देते हैं। अचानक वो बिना किसी हेजिटेशन के बिग ब्रदर चेन को रिस्पेक्टफुली बॉ करने लगते हैं। उसके रूममेट्स धीरे धीरे रियलाइज करने लगते हैं कि शायद माओंग की सारी बातें पूरी तरह नॉनसेंस नहीं थीं। हमारा लड़का उन क्लाउन्स को इग्नोर करता है और बस अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया चैलेंजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्कूल पुलिस की तरह एक्ट करने वाला स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर ज्ञान उसे बड़े पोलाइट तरीके से वार्निंग देता है। असल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने खुद उसे भेजा था, ताकि उस इडियट को सबक सिखाया जा सके जिसने उसके प्रेशियस लिटिल ब्रदर पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। चैन के सारे दोस्त तुरंत वहां से हट जाते हैं और छिपने लगते हैं। वो जेन से बुरी तरह डरे हुए थे, वही इन्फोर्सर जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सारा डर्टी वर्क संभालता था। उसके रूममेट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये डी रैंक मॉन्स्टर अचानक हमारे लड़के को क्यों टारगेट कर रहा है। वो सीधे चेन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। प्रेसिडेंट का लॉयल लैपडॉग घमंड से कहता है कि उसकी शार्प सेंस ऑफ स्मेल उसे बता सकती है कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, और अभी उसे चेन से सिर्फ एक पैथेटिक वीक लूजर की स्मेल आ रही है। ये इंसल्ट सुनकर हमारा लड़का बिना हेजिटेशन के उसे तुरंत जवाब दे देता है। जीन पूरी तरह पागल हो जाता है, और जैसे ही उसे डॉग कहा जाता है, लड़ाई शुरू होने से पहले ही उस ओवरग्रोन पॉप का मास्टर उसे पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है ताकि पब्लिक सीन न बने। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चल चुका था कि लड़ाई पहले उसके छोटे भाई ने शुरू की थी, और पिटना सिर्फ उस बेवकूफ़ी का कंसिक्वेंस था जिसमें उसने अपने से क्लियरली स्ट्रॉन्गर इंसान पर हाथ उठाया था। इतना कहकर प्रेसिडेंट उसे ऐसी ग्लैर देता है जो डैगर से भी ज्यादा शार्प लग रही थी। लेकिन हमारा हीरो जरा भी इंटिमिडेटेड नहीं होता। उसी समय एक प्रोफेसर अनाउंस करता है कि रैंक असेसमेंट सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि उनका नाम बुलाए जाने पर आगे आएं। यह सुनकर प्रेसिडेंट अपने डॉग से कहता है कि वो लोग जा रहे हैं। उसे लगता है कि यह बस एक वन टाइम इंसिडेंट था, और इंटिमिडेशन के बाद चैन अब कोई और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऊपर से देख रहा एक आदमी क्यूरियोसिटी में वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है कि वो आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों ऑब्जर्व कर रही है। वो सोचता है कि शायद किसी रूकी ने उसका इंटरेस्ट पकड़ लिया है। लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इस साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्द ही शंगजोस का नाम अनाउंस किया जाता है। डॉन किंग हल्का नर्वस महसूस करते हुए डोर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह अलग था। असल में असेसमेंट एक स्पेशल डीमन लेयर के अंदर 1 by 1 कंडक्ट की जाती थी। अंदर वायर से जुड़ा डीमन हार्ट अवेकनर की एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसका रैंक और पोटेंशियल मेजर करता था। जब अवेकनर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रिलीज करता, तो उसका सिग्नल वापस अर्थ तक ट्रांसफर होता, जहां उसका असेसमेंट रिजल्ट रिवील किया जाता। डॉम किंग का रैंक पिछली बार जैसा ही निकलता है, लेकिन प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है जब उसका पोटेंशियल एक्सपेक्टेड से ज्यादा देर लेकर डिस्प्ले होता है। मॉलंग शिफ्टिंग नंबर्स को घूरता रहता है। काफी सस्पेंस के बाद शानगोजोज का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी रिवील होता है। किंग बाहर डिजेक्टेड होकर निकलता है। उसे एहसास हो चुका था कि जो प्रोग्रेस वो समझ रहा था वो सिर्फ उसके दिमाग में थी। उसके रूममेट्स उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो सब एक ही बोट में हैं, ई रैंक में फंसे हुए और मैक्सिमम सी रैंक पोटेंशियल के साथ। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का लैब डॉग गर्व से बाहर निकलता है। वो अभी भी लोअर डी रैंक पर था, लेकिन उसके पास ए तक पहुंचने का पोटेंशियल था। चैन के रूममेट्स धीरे धीरे सारी होप खोने लगते हैं, क्योंकि वो पहले ही लगभग 10 स्टूडेंट्स को डी रैंक तक पहुंचते देख चुके थे। यहां तक कि प्रोफेसर्स भी शॉक में थे कि इतने सारे स्टूडेंट्स पहले ही डी ग्रेड तक पहुंच चुके हैं। जो स्टूडेंट्स रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाते, उनके लिए ई रैंक से बाहर निकलना बेहद रेयर होता है। एक्साइटेड होकर वो अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट, वही लड़का जो सबकी एक्सपेक्टेशंस अपने शोल्डर्स पर लेकर चल रहा था। एकेडमी की सारी निगाहें गोंगटिंग पर टिक जाती हैं। वो स्टूडेंट जो पहले ही एक गिल्ड मास्टर बन चुका था, जैसे ही वो स्टेज पर चलता है। हालांकि हमारा लड़का शांत रहता है और बस पेशेंटली रिजल्ट्स का इंतजार करता है। पूरे एकेडमी में हर कोई जानता था कि 2 साल पहले गोंगटिंग सिर्फ लोअर डी रैंक पर था। एकेडमी हिस्ट्री का हाईएस्ट रिकॉर्ड मिडिल डी रैंक था,
इसलिए लोग सोच रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट आखिरकार उस बार को रेस करेगा। डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट की आंखें धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस महसूस करते हुए खुलती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी पूरी पावर रिलीज नहीं कर सकता था। हालांकि उसके अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी में धमाका करने की बर्निंग डिजायर थी। वो अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में नंबर 1 के रूप में दर्ज करवाना चाहता था। जब प्रोफेसर्स उसकी पोटेंशियल ग्रेड को गोल्डन ग्लो करते देखते हैं तो वो डिसबिलीफ में पलकें झपकाते रह जाते हैं। उनकी सारी सस्पिशन सच साबित हो जाती हैं जब गोंग टिंग्स का हाई डी रैंक उन्हें पूरी तरह शॉक कर देता है। इतना ही नहीं, क्राउड में एक्साइटमेंट फूट पड़ती है क्योंकि हिस्ट्री का पहला पोटेंशियल एस रैंक सामने आ चुका था। प्रेसिडेंट के लेकी लगातार अपने बॉस की ग्लेज करते रहते हैं। यहां तक कि चेन के रूममेट्स भी जेलसी से जल उठते हैं क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड को जन्म लेते देख रहे थे। प्रोफेसर्स आपस में धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं कि यह खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तक भेजनी होगी। उन्हें अपने प्रेशियस एएस रैंक कैंडिडेट को बेहद केयरफुली हैंडल करना होगा ताकि वो देश छोड़कर कहीं और न चला जाए। इसके अलावा वो एकेडमी का सबसे यंग स्टूडेंट था जो पहले से ही गिल्ड से जुड़ा हुआ था। उनके स्कूल का नाम अब हेडलाइंस डोमिनेट करना लगभग तय था। ऊपर से देख रहे प्रिंसिपल युआन लॉन को एहसास हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू पहले से उसकी पोटेंशियल के बारे में जानती थी, इसीलिए वो खुद सेरेमनी देखने आई थी। लेकिन वो सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसी को आंख ऑब्जर्व करने नहीं आई। उस फ्लैशी प्रेसिडेंट के अलावा भी एक और स्टूडेंट है जो उसे उससे कहीं ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है। और ठीक उसी समय वही स्टूडेंट अगले नंबर पर स्टेज पर बुलाया जाता है। जीन के दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आता है और वो उस मिस्टीरियस अर्बन लेजेंड को टेंट करने का फैसला करता है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि कहीं वो भी अपने रूममेट्स की तरह एक और ई रैंक ट्रैश बनकर ना निकल जाए। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सब लॉफिंग स्टॉक बन जाएंगे और ऐसे प्रेस्टिजियस इवेंट में उनका आना ही डिसग्रेस माना जाएगा। लॉन्ग तुरंत अपने दोस्त का सपोर्ट करता है और बोल्डली दावा करता है कि चेन सबको शॉक कर देगा। पूरी क्राउड प्योर एंटिसिपेशन में उसे घूरती रहती है जब चेन आखिरकार डीमन लेयर के अंदर एंटर करता है। डीमन हार्ट तुरंत इंटेंस प्रेशर महसूस करने लगता है जैसे ही चेन उसकी तरफ बढ़ता है। और हमारा हीरो याद करता है कि किसी अवेकनर के लिए सॉलिड फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका किसी हाई रैंकिंग गिल्ड को ज्वाइन करना है। वो जानता था कि उस गोल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में शानदार परफॉर्मेंस देना है। उस असेसमेंट में कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के मेंबर्स चुनकर 10 लोगों की स्क्वाड बनानी होती थी। जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस हासिल करती उसे सीधे देश की टॉप टियर इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूटमेंट मिलती। इसलिए इस टेस्ट का पर्पस वहां मौजूद हर इंसान को साफ समझ आ रहा था। जेन रिक्रूटमेंट शुरू करता है और अपने बॉस को एक और लो टियर डी रैंक से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो गर्व से दावा करता है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। वो समझाता है कि उनके टीम में सारे डी रैंक्स और प्रेसिडेंट का भाई पहले से मौजूद हैं, इसलिए उनके फर्स्ट प्लेस हारने का कोई चांस ही नहीं है। चैन समझता था कि स्ट्रांग स्टूडेंट्स आखिरकार स्ट्रांगेस्ट पार्टी बनाने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और उसी तरह वीकेस्ट लोग भी एक साथ जुड़ जाएंगे। यही इस दुनिया को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला ब्रूटल एनवायरनमेंट बनाता था, जहां वीक लिंक्स को बिना हेसिटेशन के कास्ट आउट और एलिमिनेट कर दिया जाता था। कुछ समय बीतने के बाद लॉन्ग एंग्जायस होने लगता है कि स्क्रीन पर अभी तक कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। क्राउड जल्दी ही ये मान लेती है कि चेन इतना वीक है कि सिस्टम उसकी प्रेजेंस को प्रॉपरली रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा। फिर जेन टिंग को कन्विंस करता है कि बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रैश हैं, इसलिए उन्हें यहाँ और समय वेस्ट किए बिना निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने के लिए मुड़ते हैं, स्क्रीन अचानक फ्लिकर करती है और हाईडी रैंक लेबल रिवील हो जाता है। पूरा क्राउड केओस में डूब जाता है और हर चेहरे पर शॉक फैल जाता है। प्रेसिडेंट और पूरा स्टूडेंट काउंसिल भी इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखकर डिसबिलीफ में रह जाता है। लेकिन जल्द ही सिस्टम रिजल्ट्स के अंदर एक स्ट्रेंज डिविएशन डिटेक्ट कर लेता है। असल में चेन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये कैलिब्रेट कर रहा था कि उसकी अनचेंज्ड फिजिकल फॉर्म के लेवल 10 बेस स्टैट्स इवैल्यूएशन के दौरान आखिर किस रैंक में ट्रांसलेट होते हैं। जैसे ही उसे डी रैंक दिखाई देता है, वो अपनी क्लास बदलकर इन्फिनल डेथ किंग में स्विच कर देता है, जो अब तक उसकी सबसे वीक डाउट क्लास थी। रैंक तुरंत हाईडी से बदलकर मिडसी हो जाता है, जिससे पूरा क्राउड पूरी तरह शॉक में चला जाता है, जबकि काउंसिल को यकीन ही नहीं होता कि मशीन अभी भी सही से काम कर रही है या नहीं। यहां तक कि साइंटिस्ट्स भी सिचुएशन पर सवाल उठाने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिजल्ट्स लगातार बदल क्यों रहे हैं। जल्द ही उन्हें शक होने लगता है कि शायद मशीन सच में रिपेयर से बाहर मलन फंक्शन कर चुकी है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट डीमन हार्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है और रिजल्ट्स फिर से एक अजीब तरीके से डिवेट करने लगते हैं। चेन ये नोटिस करता है और फैसला करता है कि अब वो एक स्ट्रॉन्गर क्लास यूज करेगा, इसलिए वो पर्गेटरी राक्षसा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेमन हार्ट एंग्जाइटी में कांपने लगता है जबकि डेमन लेयर के बाहर एक वायलेंट स्टॉर्म उठ खड़ा होता है। गियन कंफ्यूजन में चिल्लाने लगता है,
सिंह इसे सेलेस्टियल ओमेन की तरह ट्रीट करता है, जैसे हिस्ट्री खुद को रीराइट कर रही हो क्योंकि उनके डॉर्म ने एक डिवाइन मॉन्स्टर पैदा किया है। अगले ही पल पोटेंशियल फ्लिकर होकर एस रैंक पर पहुंच जाती है। साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टिंग दोनों पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं जो उन्होंने अभी अभी देखा था। लेकिन अचानक सिस्टम एक वार्निंग डिस्प्ले करता है कि यूजर्स पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी से एक्सेसीड कर चुकी है और करंट लिमिट्स के अंदर डिटेक्ट नहीं की जा सकती। जीन का दिमाग लगभग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह बंद पड़ जाता है और प्योर शॉक से उसकी सोल तक शरीर छोड़ने वाली हालत में पहुंच जाती है। जैसे जैसे सिस्टम ओवरवेलमिंग प्रेशर के नीचे टूटने लगता है, साइंटिस्ट पैनिक में आगे दौड़ते हैं ताकि किसी भी हालत में स्टूडेंट को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब वो आखिरकार अंदर पहुंचते हैं तो डिसबिलीफ में जम जाते हैं, क्योंकि जहां पहले डीमन हार्ट था वहां अब सिर्फ एक श्रिवल्ड रेजिन बचा था। एक्सट्रीम ओवरयूज की वजह से वो पूरी तरह बर्नआउट हो चुका था। अब साफ हो चुका था कि शायद चेन ने उसे थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया था। फिर भी वो आखिर में उसे डवोर कर लेता है और किसी का भी रैंक देखने की एबिलिटी हासिल कर लेता है। साथ ही आसपास मौजूद पोटेंशियल डेंजरस की वार्निंग्स भी मिलने लगती हैं। वो डीमन लेयर से बाहर निकलता है और प्लेजेंटली सरप्राइज्ड महसूस करता है, क्योंकि अब हर इंसान का रैंक उसके सामने दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर वो जल्दी ही नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपनी ट्रू पोटेंशियल छिपा रखी थी और असल में वो मुश्किल से मीडियोर सी रैंक ही था। साइंटिस्ट्स ऑकवर्ड तरीके से बाहर आते हैं और सबको इन्फॉर्म करते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेन की वजह से डीमन हार्ट को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए अभी के लिए फर्दर टेस्टिंग सस्पेंड करनी पड़ेगी। वो चेन के स्टैट्स को प्रोबेबल एरर डिक्लेयर करते हैं और अनाउंस करते हैं कि पूरी रिपोर्ट रिव्यू के लिए हायर अथॉरिटीज को भेजी जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो अगले दिन असेसमेंट के लिए वापस आएं, क्योंकि तब तक टेस्टिंग के लिए नया डिवाइस अरेंज कर दिया जाएगा। वापसी के रास्ते में चेन के रूममेट्स उसे हाइप करने लगते हैं और जो कुछ उसने सबके सामने किया था उसके बाद उसे एब्सोल्यूट गिगासैड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जिंग जेलसी को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता और चेन को फ्रॉड कहने लगता है। वो डिमांड करता है कि मशीन तोड़ने और काउंसिल का टाइम वेस्ट करने के लिए उसे कंपेंसेशन देना चाहिए, बिल्कुल सोर लूजर की तरह। जैसे ही चेन की पेशेंस लिमिट खत्म होने वाली होती है और वो वहीं उस आदमी को फ्राई करने की तैयारी करता है, तभी टिंग बीच में आ जाता है और तुरंत गियन को डांट देता है। प्रेसिडेंट उसे वार्निंग देता है कि वो उनके टीममेट की डिसरिस्पेक्ट ना करे, जिससे जान वहीं शॉक में जम जाता है। फिर टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और न्यूली रिवील्ड पावर हाउस को अपनी टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस करता है कि दोनों मिलकर बिना किसी डाउट के हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर हासिल करेंगे। उधर बैकग्राउंड में जीन पूरी मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था कि चेन के लिए जगह बनाने के लिए किसी न किसी को टीम से बाहर निकाला जाएगा और ये सिचुएशन निश्चित रूप से दोनों भाइयों के बीच ट्रबल पैदा करने वाली थी। उसके मुताबिक टिंग की टीम ज्वाइन करना लगभग बिना किसी डाउट के फर्स्ट प्लेस की गारंटी था। इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर चेन में ऐसा क्या खास है जब दूसरे लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस लाइनअप में घुसने के लिए ब्राइब तक नहीं कर पाए। वो मजबूरी में अपना प्राइड निगलता है और विजिबल हेजिटेशन के साथ हीरो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए अनमने तरीके से चेन का टीम में स्वागत करता है। चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और साफ शब्दों में कहता है कि उसे उनकी टीम ज्वाइन करने में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है। ये जवाब सुनकर जियान के पसीने छूट जाते हैं, जबकि टिंग बिना कोई रिएक्शन दिए पूरी बातचीत को चुपचाप देखता रहता है। जीन गुस्से में चेन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम बिना किसी कंपटीशन के पूरे स्कूल में नंबर 1 है। चैन उनकी तरफ पीठ करके चलता बनता है और कहता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं। वो उनके पूरे ग्रुप को इतना नॉइज बताता है कि वो एक पल भी उन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता। वो उन्हें दोबारा परेशान न करने को कहता है और उसके बाद गियन के अंदर एंगर और प्योर कॉन्टेम्प्ट उबलने लगता है। पूरा स्कूल जल्दी ही चेन के रिफ्यूजल की गॉसिप करने लगता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मिड टियर सी रैंक रिवील होने के बाद अब वो फर्स्ट प्लेस सिर्फ अपने लिए हासिल करना चाहता है। अब पूरे स्कूल को लाइव ड्रामा देखने के लिए एक परफेक्ट शो मिल चुका था। उधर चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर फैली कंप्लीट ह्यूमिलेशन को देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहे थे। उस मर्सलेस पब्लिक रिजेक्शन के बाद भी प्रेसिडेंट शांत स्वर में जियान से कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान्स हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपनी कंपोजर पूरी तरह इंटैक्ट रखता है। उसी समय पूरा मामला देख रहे प्रिंसिपल गहरी निराशा के साथ साई लेते हैं, क्योंकि लड़कों ने टीम अप करने से मना कर दिया था। असल में वो चाहते थे कि दोनों साथ मिलकर नया स्कूल रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन लिंग इंसाइड करती है कि इस तरह सिचुएशन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। वो समझाती है कि टिंग हमेशा से सिल्वर स्पून लेकर बड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह का रिफ्यूजल उसके दिमाग में बिना किसी डाउट के सीधी डिक्लेरेशन ऑन फॉर की तरह रजिस्टर होगा। वो प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा इंसान नहीं है जिसे आसानी से डील किया जा सके, खासकर तब जब उसकी प्राइड को चोट पहुंचे।
जेन लगातार शिकायत करता रहता है और कहता है कि सिर्फ एक टेस्ट एरर में सी रैंक दिख जाने की वजह से चेन का ईगो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन टिंग इशारा करता है कि शायद रिजल्ट गलत था ही नहीं। वो मानता है कि भले ही चांसेस लगभग इम्पॉसिबल लगते हों, फिर भी वो किसी भी हालत में अपना फर्स्ट प्लेस किसी और को नहीं लेने देगा। जाइन फिर याद दिलाता है कि चेन शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि काउंसिल मेंबर्स लंबे समय से सीक्रेटली डीमन लेयर के अंदर ट्रेन करते आ रहे हैं ताकि वो अपनी करंट लेवल तक पहुंच सकें। वो सजेस्ट करता है कि उसे पर्सनली जाकर चेन को उसकी इंसॉलेंस का लेसन सिखाना चाहिए। लेकिन टिंग तुरंत उसकी बात काट देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट सच में इतना पेटी लगता है कि वो ऐसी हरकत करेगा। जीन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और अपॉलॉजी दे देता है। इसके बाद टिंग उनका कैरियोके प्लान कैंसिल कर देता है और जियान से कहता है कि वो आगे की सारी चीजें खुद हैंडल करे। वो ठंडे स्वर में जोड़ता है कि जियान जो भी करेगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा, और जियान बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के तुरंत उसका मतलब समझ जाता है। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट ज्ञान के पास आता है और रिपोर्ट करता है कि चेन पहले ही स्कूल छोड़ चुका है क्योंकि उसने कहा था कि उसे कुछ देर के लिए घर जाना है। वो ये भी बताता है कि चेन बिना कुछ खाए सीधे निकल गया, जिससे पूरी सिचुएशन और भी कन्वीनियंट बन गई। जीन इसे डिवाइन इंटरवेंशन की तरह ट्रीट करता है और अनफेमिलियर ग्राउंड पर उसे अर्थलेसली डील करने के मौके से एक्साइटेड होने लगता है, जहां कोई बीच में इंटरफियर नहीं कर सकेगा। जब चेन सड़क पर चल रहा होता है, उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की एक घटना याद आती है। तब एक पीक गिल्ड ने सेंट ही कंट्री की टेरिटरी में मौजूद एक डीमन लेयर को कॉन्कर करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लेयर के अंदर उन्हें एक ऐसा मॉन्स्टर मिला था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसका नाम था राइट। उस मॉन्स्टर ने बिना किसी रेजिस्टेंस के पूरी पीक टीम को तुरंत एनहिलेट कर दिया था। उसके बाद वो ह्यूमन वर्ल्ड में निकल आया और हर जगह मैसिव डिस्ट्रक्शन मचा दी। हालांकि वो मेमोरी पूरी नहीं थी, फिर भी चेन इस लाइफ में उसी डीमन लेयर को ढूंढने का डिटर्मिनेशन रखता था, और इस प्लान की शुरुआत करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसलिए वो बिना हेसिटेशन के सीधे माइथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की तरफ बढ़ जाता है। उसे याद था कि फ्यूचर टाइमलाइन में माइथिल गिल्ड के अंडर आने वाला यही एक्सचेंज सेंटर पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बन गया था। इस दुनिया में किसी अवेकनर की स्ट्रेंथ को उसके इक्विपमेंट और वेपन्स की क्वालिटी से जज किया जाता था, और ये एक्सचेंज ऐसी चीजों को बाय और सेल करने के लिए एक क्रूशल लिंक की तरह काम करता था। हालांकि चेन के लिए यह जगह फिलहाल सिर्फ जल्दी पैसे कमाने का आसान तरीका थी, उससे पहले कि वो अपने बड़े गोल्स की तरफ बढ़े। इसलिए वो अंदर जाता है और ब्रोकर के सामने कुछ फैंग्स रख देता है। ब्रोकर उन्हें इंटेंस स्क्रूटनी और साफ सस्पेशन के साथ एग्जामिन करने लगता है। वो पूछता है कि उसके जैसा स्टूडेंट ऐसी चीज आखिर कैसे हासिल कर सकता है। चैन शांत स्वर में जवाब देता है कि ये उसे एक मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद ड्रॉप हुई थी। ब्रोकर सरप्राइज होकर कहता है कि उसने ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट बीच में बोलती है और समझाती है कि ये फैंग्स ई क्लास मॉन्स्टर्स बीस्ट संगेन की हैं। उसे रिकॉर्ड से याद था कि इन फैंग्स से ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर क्राफ्ट किया जा सकता है या इन्हें पाउडर में ग्राइंड करके कई तरह के यूजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोजेंट ब्रोकर तुरंत उसे बीच में रोक देता है और फैंग को वापस टेबल पर फेंकते हुए कहता है कि ई ग्रेड आइटम की वैल्यू बहुत लिमिटेड होती है। इसके बाद वो ब्रैग करना शुरू करता है कि उनका एक्सचेंज एक वीआईपी सिस्टम पर ऑपरेट करता है, जहां सिर्फ आइडेंटिटी और हाई स्टेटस वाले अवेकनर्स के साथ डील किया जाता है। वो दावा करता है कि वो सिर्फ डी ग्रेड और उससे ऊपर के आइटम्स हैंडल करता है, और इसी वजह से उसने इतने लोटियर ई ग्रेड आइटम को पहचाना तक नहीं। अपने मन में वो शिकायत करता है कि हाल के दिनों में हाई ग्रेड कस्टमर्स की कमी हो गई है। उसे किसी लो टियर इंसान से डील करने में कोई फायदा नजर नहीं आता क्योंकि उससे उसके प्रमोशन चांसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पूरी सिचुएशन को न्यूसेंस कहता है और बिना दोबारा सोचे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी असिस्टेंट ली पर डाल देता है। जैसे ही वो साइड में हटता है, ली पॉलिटली चेन को कैश से भरा एनवेलप देती है और पूछती है कि क्या उसे ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और चीज में मदद चाहिए। चेन 18 ग्रैंड के अमाउंट चेक करता है और सोचता है कि फिलहाल इससे उसकी रेंट प्रॉब्लम्स आराम से हैंडल हो जाएंगी। इसके बाद वो पगैटरी राक्षसा से मिली ग्लोइंग ग्रेट स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो तुरंत उसका पूरा अटेंशन खींच लेती है। हालांकि उसने ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो अंदाजा लगाती है कि ये कम से कम बी ग्रेड या शायद बेस्ट केस में ई ग्रेड आइटम हो सकती है। ब्रोकर वापस अंदर आता है और उसकी बात को प्योर फैंटेसी कहकर डिसमिस कर देता है क्योंकि आमतौर पर ई ग्रेड आइटम्स की कीमत लगभग 1 मिलियन होती है। वो आर्ग्यू करता है कि उसने वहां कई साल काम किया है और रियलिटी में ए ग्रेड जैसी कोई चीज कभी देखी तक नहीं। उसी समय शॉप ओनर वहां पहुंचता है और शांत स्वर में कहता है कि यहां प्रेजेंट किया गया आइटम ना तो ए ग्रेड है और ना ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की शार्प जजमेंट की तारीफ करता है और दावा करता है कि उसे पहले से पता था कि कोई मामूली स्टूडेंट ऐसी हाई वैल्यू वाली चीज पॉजेस नहीं कर सकता। लेकिन ओनर समझाता है कि यह वेपन साफ तौर पर परगेटरी लैंड से आया है और रिवील करता है कि यह असल में एक एस ग्रेड आइटम है। ये शॉकिंग रेवलेशन सुनते ही ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों लगभग सिस्टम मेल्टडाउन की हालत में पहुंच जाते हैं और डिसबिलीफ में उनके चेहरे जम जाते हैं।
ओनर तुरंत चेन के हाथ पकड़ लेता है और उसे अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ऑनर्ड गेस्ट की तरह वार्मली वेलकम करता है। फिर वो चेन को वीआईपी रूम में चलने का इनविटेशन देता है और कहता है कि वो बिना हेजिटेशन अपनी कोई भी रिक्वेस्ट रख सकता है। उधर चेन अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड महसूस करता है, क्योंकि जैसा उसने उम्मीद की थी वैसे ही ओनर चिंगजोर खुद सामने आ चुका था। वीआईपी रूम में सेटल होने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वो वेपन कितने में बेचना चाहता है। हमारा लड़का तुरंत जवाब देता है, 1 मिलियन। ये सुनकर ग्रीन हेड आदमी सरप्राइज हो जाता है। बॉस उसे बताता है कि इतनी वैल्यूएबल चीज आसानी से टेंस ऑफ मिलियंस तक में बिक सकती है। लेकिन चैन कहता है कि वो सिर्फ इस ग्रेट स्वॉर्ड को कोलेटरल बनाकर 1 महीने के लिए 1 मिलियन का लोन लेना चाहता है। ये सुनकर आदमी और भी ज्यादा फ्लैबरगेस्टेड हो जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि हमारा लड़का बेहद स्मार्ट है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का सच में है कौन। चेन आगे कहता है कि वो 30 दिनों में कैपिटल अमाउंट चुका देगा और अगले महीने इंटरेस्ट भी। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की से बाहर जाने को कहता है ताकि ग्रोन अप्स बिजनेस डिस्कस कर सकें। जब रूम खाली हो जाता है तब आदमी कहता है कि वो जानता है चैन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जहां उसके सीनियर्स जल्द ग्रेजुएट होने वाले हैं। वो आगे बताता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट ठीक 30 दिनों बाद होने वाली है और उसका रिवॉर्ड 1 मिलियन है। फिर वो सीधे हमारे हीरो से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो उस टेस्ट को ऐस करेगा। गिल्ड बॉस अचानक अपना शर्लक मोड ऑन कर देता है और समझ जाता है कि चेन को डेस्परेटली पैसों की जरूरत है, और वो यहां तभी आया है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। आखिर में वो डिक्लेयर करता है कि वो उसे तुरंत 1.5 मिलियन लैंड करेगा, वो भी बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की शुरुआत होगी। चैन इस पूरे डिस्प्ले को देखकर कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है। वो आदमी उसे ये रीअश्योरेंस भी देता है कि इस रूम की एक भी बात बाहर लीक नहीं होगी। वो सिर्फ बदले में इतना चाहता है कि भविष्य में जब भी चेन कुछ ट्रेड करना चाहे वो इसी गिल्ड में आए। चेन मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने इतनी आसानी से सब कुछ समझ लिया, फिर भी उसने उसे स्कैम करने की कोशिश तक नहीं की। अब उसे समझ आने लगता है कि फ्यूचर में यही गिल्ड बॉस इतना बड़ा नाम क्यों बनने वाला है। इसके बाद हमारा लड़का उसका हाथ मिलाता है और सोचता है कि अगर उसे डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसे पावरफुल एलाइज की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और पैसा तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए कोई वेपन बोरो करनी है, क्योंकि उसने अभी अपनी स्वॉर्ड दे दी है। हालांकि उसके पास कोई एस रैंक गियर नहीं था, फिर भी उसके पास चुनने के लिए प्लेंटी ऑफ हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट मौजूद थी। लेकिन चैन उसे चिंता न करने को कहता है और फिर कैजुअली दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड समन कर देता है जो उसे पहले मिली थी। ये देखकर गिल्ड मेंबर्स पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। इसके बाद हमारा लड़का वहां से निकलने लगता है, जबकि गिल्ड बॉस तुरंत पिंक हेयर्ड लड़की को सुपरवाइजर प्रमोट कर देता है, क्योंकि उसने इतना हाई लेवल क्लाइंट सिक्योर किया था। लेकिन बाहर निकलने से पहले चेन को एहसास होता है कि वो कुछ खरीदना भूल गया है, इसलिए वो वापस काउंटर की तरफ मुड़ जाता है। कुछ घंटों बाद वो एक बस स्टॉप के सामने खड़ा था। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है, जब टॉप तक पहुंचने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और लोग उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। वो एंडलेस शिफ्ट्स में काम करता था सिर्फ किसी तरह गुजारा करने के लिए, और दोनों सिबलिंग्स को लगभग होमलेस लोगों की तरह हर महीना निकालना पड़ता था। तब युन अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और खुद से कहा कि कैंपस उसके डियर ब्रदर से बहुत दूर है, जबकि असल में वो उस पर और फाइनेंशियल बर्डन डालने से डर रही थी। प्रेजेंट में वापस आकर वो सोचता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और उसे स्टूपिड कहती है कि वो एंट्रेंस के पास क्यों ढूंढ रहा है, एग्जिट की तरफ क्यों नहीं देख रहा। वो अपना ह्यूज सूटकेस घसीटते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो उसे बताती है कि वो लोग फिर से ब्रोक हो चुके हैं क्योंकि रेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा लड़का बस शॉक में खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे देखे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उसे अपना सामान उठाने में हेल्प करने को कहती है। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो उसके सामने हाथ हिलाकर उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करती है। उसी पल चेन अचानक आगे बढ़कर उसे कसकर हग कर लेता है, जिससे वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद वो फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक इस्तेमाल करके खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाती है और उसे लगभग सफोकेट कर देने के लिए लेक्चर देने लगती है। वो कहती है कि वो हाल ही में काफी सस बिहेव कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी क्रश ने आखिरकार उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो बात को टाल देता है। इसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं, जबकि वो लगातार अपने एग्जाम्स के बारे में बातें करती रहती है। फिर भी चेन उसकी हर बात सुनकर बेहद खुश महसूस करता है और खुद से कहता है कि इस लाइफ में वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। उधर एक एलीवे में कुछ थाग्स किसी का इंतजार कर रहे थे। ये कंफर्म करने के बाद कि हमारा हीरो इसी रास्ते से गुजरेगा, जियान अपने गन्स को लो रहने को कहता है जब तक टारगेट वहां न पहुंच जाए, फिर सब मिलकर उस पर एम्बश करेंगे। चेहरे पर क्रेजी स्माइल लाते हुए वो खुद से कहता है कि इस बार वो उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर देगा।
थग्स में से एक पूछता है कि अगर सिचुएशन यहाँ से ज़्यादा एस्केलेट हो गई तो क्या उन्हें ट्रबल होगा। क्लाउड असैसिन जवाब देता है कि शुरुआत में वो बस उसे लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन हाल के एनकाउंटर ने उसे सच में पिस्ड ऑफ कर दिया है। चेन द्वारा मिली ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए वो उन ट्रैश बैग से कहता है कि उसके लिए थोड़ा हिस्सा छोड़ दें, और कसम खाता है कि वो हमारे हीरो को ऐसा लेसन सिखाएगा जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। जेन लगातार बकवास करता रहता है कि वही सबसे बेस्ट क्लाउड असासिन है, और टारगेट के चेहरे का एक्सप्रेशन सोचकर ऑलमोस्ट ड्रूल करने लगता है। उधर हमारे हीरो की तरफ वापस यून उसे याद दिलाती है कि वो हाल ही में बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, और सोचती है कि शायद एग्जाम्स की वजह से ऐसा है। वो कैजुअली कहती है कि उसके जैसे वीकलिंग को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी सिस्टर उसे याद दिलाती है कि वही हमेशा उसे कहता था कि चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहो और बाकी सब फेट पर छोड़ दो। उसका मूड बेहतर करने के लिए वो मोटिवेशनल सॉन्ग गुनगुनाने लगती है, जबकि दोनों एली में एंटर करते हैं। चन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड महसूस करता है कि उसने इतनी आसानी से नोटिस कर लिया कि वो बदल चुका है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे अभी तक पता नहीं कि वो अवेकन हो चुका है और रिच भी बन गया है। उसके कॉन्फिडेंट जवाब मैं ठीक हूं को सुनकर वो सोचती है कि शायद ये सिर्फ उसका मेल प्राइड बोल रहा है। यून सिर हिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसका भाई आखिरकार एक आदमी बन रहा है। उधर दूरी पर खड़ा एक थग जियान को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की भी है। ये सुनकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उस एली में कोई कैमराज नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन हमारा लड़का तुरंत उन ईविल इंटेंशंस को सेंस कर लेता है और समझ जाता है कि ये वही स्टूडेंट काउंसिल वाले स्कमबैग्स हैं। वो धीरे से अपने ऑफ ब्रांड एयरपॉड्स बाहर निकालता है। वो एयरपॉड्स उसकी सिस्टर के कानों में लगाता है और कहता है कि वो एक सॉन्ग सुने जो उसे हाल ही में पसंद आने लगा है। ये बात उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेती है, क्योंकि चेन कभी म्यूजिक नहीं सुनता था। फिर भी वो उसे बेहतर समझने के लिए साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद वो मुड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे स्कमबैग्स को ऐसी नजरों से घूरता है जैसे उन्हें वो वहीं खत्म कर देगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते हुए आखिरकार फाइट शुरू हो जाती है, जब थैग्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है और याद करता है कि उसे अपनी ओनली फैमिली खोए हुए पूरे 7 साल हो चुके थे, और अब जाकर वो उससे दोबारा मिला है। गुस्से से भरा हुआ वो सोचता है कि आखिर इन लोगों ने अपनी इतनी हिम्मत किस मैजिशियंस हैट से निकाली है, और फिर वो बिजली की तरह डैश करता है। हमारा हीरो पहले थक की टांग पर जोरदार किक मारता है और उसे उड़ाकर पीछे फेंक देता है, जबकि बाकी लोग पसीना बहाने लगते हैं। फिर वो अपना फिस्ट चार्ज करता है और लगातार 3 लोगों को फ्री नकल सैंडविचेस देता है। उसके बाद चौथे को ब्रूटल नी स्ट्राइक से खत्म कर देता है। एक बहादुर ट्रैश बैग हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन बस उसका हाथ पकड़कर स्पेगेटी की तरह तोड़ देता है। वो आदमी दर्द में चीखता है, लेकिन अगले ही पल उसे सीधा नोज पर क्वार्टर पाउंडर फिस्ट मिलती है। अपने साथियों को हवा में उड़ते देखकर जियान शॉक में जम जाता है और सोचता है कि आखिर हमारा लड़का इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। लेकिन चेन यही नहीं रुकता। वो लगातार लेफ्ट और राइट हैमिकर्स फेंकते हुए क्लाउड असासिन की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, जियान खुद को गैसलाइट करने लगता है कि वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असासिन है और वो हार नहीं सकता। लेकिन हमारा हीरो एक अच्छे सैमरिटन की तरह उसे रियलिटी में वापस लाता है, एक डेवास्टेटिंग पंच के साथ जो उसे उड़ाकर पीछे फेंक देता है। हालांकि वो यहीं नहीं रुकता। वो आगे रश करता है और पंच का ऐसा कॉम्बो अनलीश करता है कि कई दांत हवा में उड़ जाते हैं। क्लाउड असैसिन स्टेरॉइड्स खाए टम्बल वीड की तरह जमीन पर लुढ़कता हुआ वॉल में जा टकराता है। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और सामने खुद डेविल को खड़ा पाता है। हमारा हीरो नीचे पड़े जैन को देखता है, जिसकी सारी डिग्निटी छिन चुकी थी, और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही उस पीस ऑफ ट्रैश को उससे दूर रहने को कहा था। सीधे उसकी सोल में घूरते हुए वो पूछता है कि क्या वो बेसिक ह्यूमन स्पीच तक नहीं समझ सकता। इतना बुरी तरह बीतन होने के बाद वो आदमी अपनी टांगों तक को महसूस नहीं कर पा रहा था, और उसके शरीर की आधी हड्डियां टूट चुकी थीं। उसे आखिरकार एहसास हो जाता है कि उसने गलत एमएफ से पंगा ले लिया। वो मुश्किल से अपॉलॉजी मम्बल कर पाता है। चेन उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप करा देता है और डैगर सीधा उसके चेहरे के सामने रख देता है। मिस्टर टॉप असासिन उसकी आंखों में साफ देख लेता है। वहां किल करने को लेकर बिल्कुल जीरो हेजिटेशन था। उसके अंदर किसी नॉर्मल स्टूडेंट जैसी ऑरा बिल्कुल नहीं थी। जीन खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसी हेल किसी इंसान को चेन जैसा मॉन्स्टर बना सकती है। ठंडी मैलिस के साथ चेन उसे कहता है कि अगर वो इस नाइटमेयर का रिपीट नहीं चाहता तो उसकी बातों को ध्यान से याद रखे। अगर अगली बार उन्होंने कोई भी स्टूपिड हरकत करने की कोशिश की तो वो बिना हेजिटेशन उन्हें टुकड़ों में फाड़ देगा। यही उनकी फाइनल वार्निंग थी। फिर वो एक और बात जोड़ता है ताकि बात और क्लियर हो जाए। अगर वो लोग उसकी सिस्टर के 1 माइल के अंदर भी आए तो वो खुशी खुशी उनसे जुड़े हर इंसान को एक एक करके इरेज कर देगा। इसके बाद वो डैगर नीचे गिराता है और सॉन्ग खत्म होने से पहले ही वापस यूनी के पास लौट आता है। सॉन्ग खत्म होते होते उसकी सिस्टर इमोशन से ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी। सैड और पेनफुली लोनली लिरिक्स सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो रोते हुए कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्या झेला जिसने उसे इतने सालों में इतना बदल दिया। वो ये तक सोचने लगती है कि शायद उस समय उसका सपोर्ट उसके लिए इनफ नहीं था। डिटरमिन्ड होकर वो उसे प्रॉपर्ली स्कॉल्ड करने के लिए घूमती है, लेकिन सेंटेंस पूरा करने से पहले ही फ्रीज हो जाती है जब उसकी नज़र चेन के हाथ में मौजूद गिफ्ट पर पड़ती है। वो शाइनी गोल्ड प्लेटेड पेन, जिसका सपना उसने हमेशा देखा था, अब उसकी आंखों के सामने था। यून एक्साइटमेंट में ब्राइट रेड ब्लश करने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके भाई ने उसके लिए न्यूएस्ट होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीद दी, जिसकी कीमत उनके पूरे महीने के रेंट से भी ज्यादा थी। उसका अडोरेबल रिएक्शन देखकर चेन का दिल गर्माहट से भर जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उसे वापस नहीं करना चाहती, भले ही रेंट बाकी होने की वजह से वही रिस्पॉन्सिबल चॉइस हो। अपनी फिस्ट को पीछे छिपाते हुए चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वो अपनी सिस्टर की स्माइल की रक्षा करेगा और उसे उसके ड्रीम स्कूल तक जरूर पहुंचाएगा। घर वापस आने के बाद उसकी सिस्टर खुशी खुशी घंटों तक हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाती रहती है। बिग ब्रदर चुपचाप उसका होममेड रामेन खाता है और कहता है कि उसे खुशी है कि उसे गिफ्ट पसंद आया। फिर भी वो उसकी चिंता करती है कि उसने उस पर इतना पैसा खर्च कर दिया, जबकि अगले महीने का रेंट तक कवर नहीं हुआ। वो प्राउडली मुस्कुराता है और रिवील करता है कि पूरे 1 साल का रेंट पहले ही कवर हो चुका है। बिग ब्रदर ब्रैग करता है कि उसका किसी दोस्त के साथ छोटा बिजनेस वेंचर हाल ही में काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन यूनायुन बहुत शार्प थी और उसे हाईली सस स्टेयर देती है। उसे उसकी कन्वीनियंट बिजनेस स्टोरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर भी वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। उसे याद भी नहीं कि कितना समय हो गया था जब उसके बिग ब्रदर ने इस तरह खुलकर हंसा हो। वो धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और बस एक सिंपल रिक्वेस्ट करती है। वो सीक्रेटली जो भी कर रहा है, उसे ये ध्यान रखना होगा कि वो खुद को बर्नआउट ना कर ले। उधर एक क्वाइट एक्वेरियम में प्रेसिडेंट टिंग अपनी कजिन के साथ शॉकिंग न्यूज शेयर करता है। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि मिस्टर टॉप असैसिन क्रिटिकली इंजर्ड है और अब उसकी रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल है। उसके शरीर की आधे से ज्यादा बोन्स इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें प्रॉपरली रिपेयर करना भी संभव नहीं था। चेन से उसका लड़ना ही ऐसी चीज थी जिसकी प्रेसिडेंट ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन फाइट के बाद उसके शरीर की हॉरिंग कंडीशन उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। उसकी कजन कोल्ड रिएक्शन देती है। उसे बस इस बात की डिसअपॉइंटमेंट थी कि अब उनके टीम में स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट भी उतना ही रूथलेस था। वो जवाब देता है कि उस बर्डनसम एनपीसी के बिना उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तभी उनका अंकल और एकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है। गोंग्युएन शांत स्वर में हमारे हीरो की रीसेंट मूव पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी में हुए केओस को लेकर उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आखिरकार पूरी हो चुकी थी। अब रिजल्ट्स को लेकर कोई डाउट नहीं बचा था। चैन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से हायर रैंक रखता था। ये रिवेलेशन फॉर्मर टॉप स्टूडेंट को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। फिर वो आदमी उसे सीरियस एडवाइस देता है कि उसके फादर ने पर्सनली अलायंस के एक वाइस चेयरमैन को उसकी कॉम्बैट एग्जाम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसलिए उसे हर हालत में सबसे ज्यादा शाइन करना होगा। अगर किसी कारण वो ऐसा नहीं कर पाया, तो डायरेक्टर एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रपोज करता है। ग्रीन हेयर लड़की, जो उसके अंकल की फेवरेट नीस थी, उसकी टीम को ओवरऑल फर्स्ट प्लेस सिक्योर करने में मदद करेगी। लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट बिना हेजिटेशन के इस ऑफर को फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है। वो दावा करता है कि उसने असेसमेंट के दौरान अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं थी। प्रेसिडेंट टिंग अपनी ओवरवेलमिक सुपरियोरिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट था और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो अकेले ही पूरे एकेडमी को डोमिनेट कर देगा। उधर एकेडमी डॉम्स में हमारा लड़का अपने बैकपैक में वेट्स भरकर डेली 100 मीटर रन खत्म करने के बाद खुद को वॉश कर रहा था। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक गोल पर लॉक्ड था और वो था अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम में $1 मिलियन प्राइज जीतना। वह उसका एकमात्र असली मौका था जिससे वो माइथिल गिल्ड के चिंग जी के साथ अपनी डील पूरी कर सके और उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप बना सके। एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी थे। वो बेड पर लेटता है, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि नींद में भी ग्राइंडिंग जारी रखने के लिए। वो अपने डीमन लेयर में एंटर करता है जहां डीमन किंग लानू का एनॉर्मस वॉइड टावर उसके सामने खड़ा था। वो बिना किसी हेजिटेशन के एंट्रेंस तक जाने वाली लंबी स्टेयर केस चढ़ने लगता है। ग्रेवहाउंड किंग क्लास के साथ उसकी पहली असेसमेंट रिस्पेक्टेबल मिड सी रैंक तक पहुंची थी। दूसरी तरफ उसकी एबिसल फाइंड क्लास की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ने सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर दिया था। यहां तक कि डीमन हार्ट खुद उसकी ट्रू पोटेंशियल को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पाया। अब उसके लिए अपनी बाकी क्लासेस को इवैल्यूएट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। वो वॉइड टावर अनलॉक करता है और बैटलफील्ड पर उनकी रॉ पावर को सीधे टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अंदर कदम रखता है, क्यूरियोसिटी के साथ कि आखिर टावर उसके सामने कैसा ब्रूटल चैलेंज फेंकने वाला है। लेकिन अंदर जो वो देखता है, उससे उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो खुद को एक स्ट्रेंज डायमेंशन में पाता है जहां वो स्पेस में तैर रहे एक मैसिव व्हाइट प्लैनेट के ऊपर खड़ा था।
जैसे ही वो अपना पहला कदम उठाता है, वो तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है और मुश्किल से अपनी बॉडी को संभाल पाता है। फॉलन स्टार वेस्टिस में ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा थी और चेन उस क्रशिंग प्रेशर को अपनी हड्डियों तक महसूस कर सकता था। उसके पीछे टावर का एंट्रेंस पूरी तरह गायब हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है कि एग्जिट दोबारा खोलने के लिए उसे बॉस को डिफीट करना होगा। कोई लेथल बीस्ट उस पर एम्बश करे उससे पहले उसे जल्दी अडेप्ट और ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन आसपास प्री ढूंढ रहा फैंटम लायन उसे इतना लग्जरी देने के मूड में नहीं था। कोई दूसरा ऑप्शन न देकर चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच कर लेता है। लायन सीधा उसकी तरफ झपटता है, लेकिन वो नैरोली डॉज करके उसकी शोल्डर में प्रिसाइज स्टैब घुसा देता है। बीस्ट गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन अटैक इनइफेक्टिव साबित होता है क्योंकि वो किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं लगा था। चैन जल्दी समझ जाता है कि उसके अटैक्स भी उतने ही स्लगिश और इम्प्रिसाइज हो चुके हैं जितनी उसकी खुद की मूवमेंट। फैंटम लायन आसानी से उसे जमीन पर दबा देता है और टाको की तरह काटने के लिए झुकता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स एक्सट्रीम ग्रेविटी के कितने अच्छे से अडेप्टेड हैं। वो कुछ पल तक लायन को अपनी आर्म निबल करने देता है, फिर तुरंत अपनी क्लास को अबिसल फील्ड में स्विच कर देता है। ये चेंज तुरंत उसे अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले उसे मैसिव स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलती है, जो ऐसी क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में बेहद जरूरी थी। उसकी क्लास चेंज एग्रेसिव पप्पी को सीधा जमीन पर पटक देती है और फाइट तुरंत उसके फेवर में पलट जाती है। राक्षस की ग्रेविटी मैनिपुलेट करने वाली एबिलिटी यहां प्राइसलेस साबित होती है। 10G वाले प्लैनेट पर 3 टाइम मल्टीप्लायर ब्रूटल इंपैक्ट के साथ काम करता है। अगले ही पल लायन गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन चेन बिल्कुल मेसी नहीं दिखाता और फैंटम लायन को सीधे प्लैनेट की सरफेस में क्रश कर देता है। इसके बाद वो जमीन पर फैलकर भारी सांसें लेने लगता है। तभी ग्लूटनी उसे वेल डिजर्व्ड लेवल अप नोटिफिकेशन देकर सरप्राइज कर देता है। फिर उसे समझाया जाता है कि हर क्लास की एक स्टार रेटिंग होती है। स्टार्स की संख्या ये बताती है कि उस क्लास में स्विच करने पर स्टैट्स कितने बदलते हैं। पर्गेटरी रॉकशासा उसकी सारी अवेलेबल क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स रखती थी। फिर भी उस एडवांटेज के बावजूद वो अभी अभी इस क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। अब साफ हो चुका था कि उसकी पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। इसके बाद वो इरिटेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ग्लूटनी उसे उस क्रिएचर को डवोर करने का ऑप्शन तक नहीं दे रही। और साफ था कि वो मॉन्स्टर फ्लोर बॉस भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअल बॉस को हराने के बाद ही एग्जिट अपीयर होना चाहिए था। उसी समय उसके पीछे एक मैसिव डोर खुलती है। डार्कनेस के अंदर से डजन्स ऑफ ग्लोइंग आइज उसे घूरने लगती हैं। रियलिटी उसे ऐसे हिट करती है जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। एक सिंगल फैंटम लायन को डिफीट करने में जितनी मेहनत लगी थी, वो आने वाले खतरे के सामने कुछ भी नहीं थी। डोर के अंदर से कांटलेस बी रैंक मॉन्स्टर्स बाहर निकल पड़ते हैं और हर दिशा से उसे क्लॉ और मॉल करने लगते हैं। अब जाकर उसे पूरी तरह समझ आता है कि राक्षस उसे क्या वार्निंग दे रहा था। डीमन ने कहा था कि टावर के अंदर रूथलेस बीस्ट्स मौजूद हैं और उसका रास्ता एंडलेस पेन और सफरिंग से भरा होगा। लेकिन उसी डीमन ने उसे ये भी कहा था कि उसे सब कुछ एंड्योर करना होगा, अडेप्ट करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। कुछ ही देर बाद चेन अचानक नींद से जाग जाता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे हॉररबल नाइटमेयर सर्वाइव किया हो। कमरे में बाकी सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, पूरी तरह अनअवेयर कि अभी अभी उसने मॉन्स्टर्स द्वारा अपना फ्लैश फाड़े जाने की एगनी महसूस की है। अब हमारा हीरो आखिरकार समझ जाता है कि पर्गैटरीज वॉइड टावर कई इंस्टेंट लेवलिंग शॉर्टकट नहीं है। वो अभी सिर्फ एक लंबी, पेनफुल और ग्रिलिंग जर्नी की शुरुआत में हो। कई हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार अकेडमीज ग्रेजुएशन एग्जाम का दिन आ जाता है। कई वीआईपीएड्स वहां नए प्रॉमिसिंग बैच ऑफ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए मौजूद थे। टीम कॉम्पोजिशन के लिए नए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी अनाउंस किए जाते हैं, जिनके मुताबिक हर पार्टी में कम से कम एक हाई ई रैंक स्टूडेंट होना जरूरी था। टीम्स बनाने का मोमेंट आता है और अनाउंस किया जाता है कि अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के रैंक्स देख सकते हैं। इससे हर कोई जल्दी डिसाइड कर सकता था कि अपनी पार्टी में किसे रिक्रूट करना है। स्टूडेंट्स को हाईएस्ट रैंक से लेकर लोएस्ट रैंक तक अरेंज किया जाता है, लेकिन माउंग तुरंत कुछ और नोटिस करता है। चैन खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वो अपना नाम लिस्ट के बिल्कुल बॉटम पर देखता है। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि बाकी लोग सोच रहे थे कि नियर डेथ सी अवेकनर आखिर क्लास के सबसे नीचे कैसे हो सकता है। जेलस स्टूडेंट्स तुरंत ट्रैश टॉक शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंट होकर कि उसका हाई रैंक असेसमेंट की फॉल्ट थी। फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसकी स्ट्रेंथ असली है और उसे टीम में लेना निश्चित रूप से उनके स्कोर्स बढ़ा देगा। काउंसिल प्रेसिडेंट टिंग चुप रहता है, जबकि आसपास विस्पर्स फैलने लगती हैं उस फूल के बारे में जिसने प्रेसिडेंट का काइंड ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। इस पूरे स्कीम के पीछे उसका अपना अंकल गोंग शुआन था। उस बैस्टर्ड ने अज्यूम किया था कि चेन को सबसे बॉटम रैंक पर देखकर कोई भी उसे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा। उसकी ईविल प्लान बेहद सिंपल थी। अगर चेन क्वालिफाई ही नहीं कर पाया तो उसे प्रेसिडेंट की पार्टी को बीट करने का मौका भी नहीं मिलेगा।
कुछ घंटे पहले की बात पर वापस जाइए तो पूरा क्लासरूम प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट टिंग से प्लीड कर रहा था कि वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर ले। सब लोग उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चोंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ एक और पर्सन ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंट में वापस बाकी सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम्स बना लेते हैं, जिससे वीकेस्ट डॉर्म अकेला छूट जाता है। लॉन कहता है कि उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई भी उनके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता, क्योंकि अभी उनकी टीम में सिर्फ 4 लोग हैं। वो ग्रेजुएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। फिर वो रेंट करने लगता है कि चेन का स्कोर लोएस्ट रैंक पर डालना बेहद सस्पिशियस है, जिससे वो पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्निकली अनफिट बन गया है। और क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कम से कम एक हाई रैंक जरूरी है, उसे लग रहा था कि उनकी ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया है। ग्रेजुएशन टेस्ट ही वो एकमात्र मौका था जहां स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाकर हाईले गिल्ड्स द्वारा स्काउटेड हो सकते थे। फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स की संख्या तय करती थी कि ग्रुप को कितने मॉन्स्टर्स फेस करने पड़ेंगे, इसलिए नंबर्स का कोई एडवांटेज नहीं था। इसी वजह से कोई भी वीकलिंग्स के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन बनते। सिचुएशन को और खराब बनाने वाली बात यह थी कि तीनों लोएस्ट रैंकड स्टूडेंट्स एक ही डॉर्म से थे। इस वजह से वो पूरी तरह आइसोलेटेड हो चुके थे। तभी एक स्टूडेंट जुओ को आवाज लगाकर कहता है कि उनकी टीम में बस एक इंसान की कमी है। वह उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अपने कमजोर डॉर्मेट्स के साथ टीम बनाकर ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल होने का प्लान तो नहीं कर रहा होगा। चेन समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो बहुत ज्यादा चांस है कि उन सबको बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें कंपीट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन डॉर्म किंग उनका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वह कभी अपने रूममेट्स को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर दूसरी ग्रुप गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह फिर भी उन्हें दूसरों को कम समझने से मना करता है। स्टूडेंट लिस्ट चेक करते हुए लॉन घोषणा करता है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम्स बना चुके हैं। उन्हें बस एक और इंसान चाहिए, लेकिन कोई भी उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। उसी समय हमारा हीरो डायरेक्टर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उस आदमी का फैमिली नेम वही है जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का है। ऐसे घटिया तरीके देखकर चेन सोचने लगता है कि क्या गोंगवान सच में उसे इतना बड़ा खतरा मानता है। उम्मीद न छोड़ते हुए वह ऐलान करता है कि वह इस टूर्नामेंट में जरूर हिस्सा लेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि बाकी लोग इतनी खुलकर दुश्मनी दिखा रहे हैं, वह खुद से कहता है कि अब उसे भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ऑरा फार्मिंग किसी प्रो की तरह करते हुए वह आगे बढ़ता है, जबकि जिम्मेदार ऑफिशियल्स उसकी अचानक पावर डिस्प्ले देखकर हैरान रह जाते हैं। यहां तक कि उसके डॉर्ममेट्स भी सोचने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हमारा हीरो याद करता है कि सभी अवेकनर स्कूल्स में एक खास कस्टम होता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स कभी भी किसी को चैलेंज कर सकते हैं, भले ही यह दिखावे जैसा लगे, लेकिन यह अपनी ताकत दिखाने और रिकॉग्निशन पाने का तरीका होता है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग शुरुआत में फाइट करने से मना कर देते, लेकिन उसे पता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसलिए अगर वह उस ब्लॉन्ड को हरा देता है तो हर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहेगा। तभी दरवाजे पर एक लड़की दिखाई देती है और हमारे हीरो को आवाज लगाकर पूछती है कि क्या उसकी टीम में अभी भी किसी की जरूरत है। वह आगे कहती है कि वह भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट जोड़ती है कि वह मिडिल स्कूल में ही डी रैंक तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह उसे निराश नहीं करेगी। उसके डॉर्मेट्स पागल होने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसने इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी साइड में कैसे कर लिया। चुंग और तिंग दोनों कंफ्यूज दिखते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है, जबकि डायरेक्टर लगभग पानी पीते पीते घुट जाता है। स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक एक्सचेंज स्टूडेंट इस टेस्ट में सबसे वर्स्ट रैंक्ड टीम के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। असल में कोई भी सच में नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन एक रूमर है कि वह सेंट किंगडम से आई है। डायरेक्टर लगभग फट पड़ता है और उससे कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स स्कूल के ग्रेजुएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वह आगे कहता है कि लिंग ने यहां कभी कोई रैंक टेस्ट नहीं दिया, उसने अपना रैंक भी प्रूव नहीं किया, जो सारे रूल्स के खिलाफ है। अचानक प्रिंसिपल वहां प्रकट हो जाता है और कहता है कि डायरेक्टर सही कह रहा है। ओल्ड मैन को देखकर गोंग लगभग हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। लेकिन फिर प्रिंसिपल पूछता है कि लिंग आखिर इस टेस्ट में शामिल क्यों होना चाहती है, जबकि वह यहां बस थोड़े समय के लिए रहने वाली है। उधर हमारा हीरो पूरी तरह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि प्रिंसिपल अचानक टेलीपोर्ट कैसे कर गया, जबकि वह वॉरियर क्लास का है। ओल्ड मैन समझाता है कि अगर वह टेस्ट में शामिल होती है तो बाकी लोगों के साथ यह अनफेयर होगा, जिस पर वह बस शांति से साथ देती हुई एक्टिंग करने लगती है। चैन पसीना बहाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह इन दोनों का रैंक तक महसूस नहीं कर पा रहा। डायरेक्टर आखिरकार हिम्मत जुटाकर बोलता है और प्रिंसिपल का समर्थन करते हुए कहता है कि कोई भी स्कूल बिना रूल्स के नहीं चल सकता। तब प्रिंसिपल अपना लहजा बदलते हुए समझाता है कि इस स्कूल का असली उद्देश्य अब एक नर्स को ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट देना है जिससे वे जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें।
भले ही ग्रेजुएशन टेस्ट एक ट्रेडिशन हो, लेकिन यह किसी स्टूडेंट की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक भी होता है। वह पूछता है कि अगर अचानक रूल्स बदलने की वजह से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही ना कर पाए तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर जोर जोर से पसीना बहाने लगता है और सोचने लगता है कि क्या उसकी सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या प्रिंसिपल यह सब सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा है। समझते हुए कि अब ज्यादा विरोध करना सही नहीं होगा, वह पीछे हटने का फैसला कर लेता है। वह खुद से कहता है कि वैसे भी सबसे मजबूत स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, इसलिए असेसमेंट तो आसानी से वही जीतेंगे। वह प्रिंसिपल के सामने झुककर माफी मांगता है और मान लेता है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देगा। फिर डायरेक्टर घोषणा करता है कि फेयरनेस बनाए रखने के लिए अब लोअर रैंक्ड टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चारों डॉरमेट्स आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं और खुशी मनाते हैं कि अब वे ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। पीछे बैठे प्रिंसिपल लिंग से कहते हैं कि उसे उस लड़के में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लग रही है। टेस्ट के एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सबसे मजबूत प्लेयर्स की टीम को लीड कर रहा होता है, दूसरी तरफ चेन 3 सबसे कमजोर प्लेयर्स को लीड कर रहा होता है। यह देखकर ओल्ड मैन काफी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर वे कौन सी केव चुनेंगे और अंत में कितने पॉइंट्स हासिल करेंगे। तभी ऑफिशियल घोषणा करता है कि अब सभी कैप्टन्स अपनी पसंद की डेविल केव चुन सकते हैं। उसी समय उसके टैबलेट से डिंग की आवाज आती है और वह चौंक जाता है क्योंकि किसी कैप्टन ने पहले ही अपनी चॉइस कर ली होती है। जब सब देखते हैं कि चेन ने कौन सी केव चुनी है तो पूरे रूम में हड़कंप मच जाता है। उसके डॉरमेट्स भी घबरा जाते हैं और उसे जल्दी अपना फैसला बदलने के लिए कहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन हमारा हीरो चुप रहता है और लगातार स्क्रीन को घूरता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स की टीम्स एक डेविल्स केव में प्रवेश करती हैं और मॉन्स्टर्स को हराकर पॉइंट्स कमाती हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को हराने और कम समय में कंप्लीशन करने पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं और डंजन की डिफिकल्टी यह तय करती है कि कुल स्कोर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। एक एफ रैंक डंजियन से अधिकतम 75 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जबकि ई रैंक डंजियन से ज्यादा 100 पॉइंट्स मिलते हैं। जिस टीम का स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसे इंपीरियल गिल्ड स्काउट करता है और टॉप प्लेयर को 1 मिलियन यूएन का रिवॉर्ड मिलता है। सिलेक्शन रूम में वापस स्टूडेंट्स चर्चा करने लगते हैं कि इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर 90 पॉइंट्स था, जिसे इंपीरियल गिल्ड के वर्तमान लीडर ने हासिल किया था। यहां तक कि एक ई रैंक डंजन क्लियर करने के लिए भी टीम में कम से कम 3 मजबूत डी रैंक फाइटर्स चाहिए होते हैं। इस साल शायद टिंग की टीम सच में उस रिकॉर्ड को पार कर सके। तभी डिस्प्ले फिर डिंग करता है और सबको बताता है कि किसी ने पहले ही डेविल्स केव चुन ली है। वह आदमी शॉक्ड रह जाता है जब देखता है कि हमारे हीरो ने डी रैंक डंजियन चुना है। आज तक किसी ने भी डी रैंक डंजियन क्लियर नहीं किया था और सब सोचने लगते हैं कि कहीं यह कोई गलती तो नहीं। लॉन्ग हमारे हीरो से पूछता है कि क्या उसका सिर कहीं टकरा गया है, जबकि डॉर्म किंग यह देखकर पूरी तरह पागल हो जाता है। नर्ड चिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बताता है कि उसने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। तभी सिस्टम फिर डिंग करता है क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डी रैंक केव चुन लेता है। टिंग की टीममेट्स तुरंत अपने लीडर के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उनकी टीम ऑफिशियली टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा क्लासरूम शोर से भर जाता है, जबकि वह ग्रुप ऐसे एक्ट रहने की कोशिश करता है जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं हो। ब्लॉन्ड गोद गर्ल हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह बस टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है और उसे लगता है कि वह सिर्फ अटेंशन चाहता है। बॉल्ड गाई भी जोड़ता है कि उसके कमजोर टीममेट्स कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे और उनकी टीम टूट जाएगी। लॉन्ग चैन के चेहरे को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वह बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा। वह सोचने लगता है कि उसका दोस्त आखिर कब इतना मजबूत बन गया और उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। अपना फैसला कर लेने के बाद नर्ड कंफर्म बटन दबा देता है और अपने दोस्त पर भरोसा करने का निर्णय लेता है। यो भी ग्रीन बटन दबा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डॉर्म किंग चिढ़ जाता है कि उन दोनों ने उससे पहले फैसला कर लिया और वह भी बटन दबा देता है। इसके साथ ही सिस्टम उनकी टीम को ऑफिशियली टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। अपने डॉर्म मेट्स की तरफ देखते हुए चैन माफी मांगता है और बताता है कि उसने यह डंजियन इसलिए चुना क्योंकि वह टॉप स्कोरर बनना चाहता है। उसे एहसास होता है कि वह उन्हें अपने सपने में घसीट रहा है, लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे सब मिलकर टॉप तक पहुंचेंगे। उसकी बातें सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो जाता है और ऐलान करता है कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसी का है। चेन मुड़कर सीधे उसकी तरफ देखता है। तिंग एक डरावना ऑरा छोड़ता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहली बार उसके अंदर इतनी मजबूत इमोशंस देखी हैं। अब उन दोनों के बीच की टक्कर पूरी तरह सबके सामने आ चुकी थी।
प्रिंसिपल गर्व महसूस करता है कि स्टूडेंट्स इतने निडर हैं, लेकिन लिंग बेचैन हो जाती है क्योंकि हमारे हीरो ने डी रैंक केव चुनी है, जिसे एक सी रैंक भी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। भले ही डी रैंक केव से 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन उसकी डिफिकल्टी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से उसके टीममेट्स भी इसके लिए सही नहीं है। प्रिंसिपल जोड़ता है कि उनके पास सिर्फ लगभग 1 महीना बचा है और इतने कम समय में इतना इम्प्रूव करना संभव नहीं होगा। फिर भी वह अच्छे नतीजे की उम्मीद करता है। कहानी आगे बढ़ती है और ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचती है, जहां सब लोग थक कर जमीन पर पड़े हुए हैं। लॉन्ग पूछता है कि जब बाकी सभी सिमुलेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब वे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। चेन ने उनसे इतने तरह की एक्सरसाइजेस करवाई थी कि वे पूरी तरह परेशान हो चुके थे। हमारा हीरो समझाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग असल में किसी काम की नहीं होती। जब कोई पहली बार डेविल केव में प्रवेश करता है, तो उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है और उसे बचाती हैं सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स। ये सारी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, ताकि वे तेजी से एमओ कर सकें और बेहतर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग तो असली डंजियन में जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, लेकिन उनके जैसे कॉमनर्स उसके बारे में सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। ऐसे मौके सिर्फ एलीट्स को मिलते हैं और वे शुरुआत से ही कभी ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। यहाँ तक कि वे एलाइट्स हर संभव कोशिश करेंगे कि कॉमनर्स कभी उनके बराबर न पहुंच सकें, ताकि वे हमेशा टॉप पर बने रहें। उन लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें पाने के लिए कॉमनर्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तब डॉर्म किंग पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी लोगों को क्या करना चाहिए। चैन अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर वे इंपीरियल गिल्ड में प्रवेश करने में सफल हो गए, तो वे पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र मौका है जब कोई सच में इलीट्स को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि यही उसका सपना है। चैन कसम खाता है कि वह अपना किया हुआ वादा जरूर निभाएगा और वे निश्चित रूप से जीतेंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ आधा महीना बचा था और हमारा हीरो हर रात वॉइड टावर के अंदर फार्मिंग कर रहा था। फैंटम लायंस को हराना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन चाहे वे उसे कितनी भी बेरहमी से पटकें, वह हार मानने से इनकार कर देता है। एग्जाम से 5 दिन पहले उसके रूममेट्स अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह अलग लेवल पर था। उसका पागलपन भरा रेजिमेन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी सिर्फ वार्म अप जैसा दिखा रहा था। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और साफ दिख रहा था कि उसका राइवल भी ट्रेनिंग में कोई ढील नहीं दे रहा था। लेकिन चेन उससे भी तेज रफ्तार से इंप्रूव कर रहा था। अब वह हड्डियां तोड़ देने वाली ग्रेविटी के नीचे लायंस के पूरे झुंड के खिलाफ कॉन्फिडेंटली टिक सकता था। उसके चेहरे पर बहता खून उसे पहले से कहीं ज्यादा जीत के लिए तैयार दिखा रहा था। एग्जाम वाले दिन एक छोटा ड्रोन पार्टिसिपेंट्स के साथ उड़ रहा था, जो उनके गाइड की तरह काम कर रहा था। लड़के मैचिंग आउटफिट्स पहनकर अंदर आते हैं और बेहद शानदार लग रहे थे। जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्टबैंड्स पहन लेते हैं, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। उधर एकेडमी प्रिंसिपल गोंगलिन का गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह शार्प लुकिंग आदमी प्रेसिडेंट टिंग का पिता था, जिसने इंपीरियल गिल्ड की को फाउंडिंग की थी। स्टूडेंट्स लगातार इंपीरियल गिल्ड के को लीडर को घूरते रहते हैं, जैसे वह किसी जू का एक्सोटिक एनिमल हो। उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है जब वे देखते हैं कि गिल्ड को फाउंडर और प्रिंसिपल एक स्लीक फाइट लिमो का स्वागत कर रहे हैं। एक रेड हेयर्ड जेंटलमैन कार्ल कैवेंडिश शांति से व्हीकल से बाहर निकलता है। स्टूडेंट्स पूरी तरह फ्रिक आउट हो जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन को कोई भी पहचान लेगा। उसके जैसे स्टेटस वाला इंसान आमतौर पर इस इलाके के आसपास भी दिखाई नहीं देता। एक वीआईपी रूम के अंदर डायरेक्टर ऑनर्ड गेस्ट्स को ब्रीफ करता है कि कुल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स को चैलेंज कर रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ग्रेडी लेयर्स चुनी हैं, जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने हिम्मत करके डी रैंक लेयर्स चुनी हैं। अलायंस सेक्रेटरी क्रेड सच में हैरान हो जाती है कि स्टूडेंट्स इतना रेकलेस डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आमतौर पर एक डी रैंक पार्टी भी ग्रेड डी लेयर अटेम्प्ट करने से पहले बहुत तैयारी करती है। वह सवाल करती है कि क्या एकेडमी ने सच में स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर ध्यान दिया है। यह सुनकर डायरेक्टर शांति से समझाता है दैट स्टूडेंट्स पूरी तरह जानते हैं कि उन्होंने किस चीज के लिए साइन अप किया है। उसने साफ बता दिया था कि जिन अवेकनर्स के पास बिल्कुल भी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता, वे आमतौर पर एफ रैंक मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन असली खतरा लेयर के बॉस में होता है, जो कमजोर मॉब से कई लेवल्स ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत सी टीम्स आखिर में फेल हो जाती हैं क्योंकि वे बॉस मॉन्स्टर को पार नहीं कर पाती। हालांकि ई रैंक लेयर्स के अंदर हालात पूरी तरह अलग होते हैं। वहां के सबसे बेसिक मॉन्स्टर्स भी एफ रैंक बॉस जितनी ताकत रखते हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पर इस कठोर सच्चाई को बहुत दर्दनाक तरीके से सीखते हैं। अलायंस सेक्रेटरी पूछती है कि अगर सिचुएशन खतरनाक हो जाए तो क्या कोई प्रॉपर सेफगार्ड मौजूद है। डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि एकेडमी अपने सबसे प्रॉमिसिंग एसेट्स को बहुत महत्व देती है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए इंपीरियल गिल्ड का एक वॉरियर हर लेयर के बाहर तैनात रहता है, ताकि कुछ गलत होने पर वह तुरंत इंटरवीन कर सके। इसके अलावा हर स्टूडेंट के रिस्टबैंड में ऐसा फीचर है जो सरेंडर करने या जान पर खतरा होने पर उन्हें तुरंत टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल सकता है।
यह सुनने के बाद भी लेडी को शक रहता है कि एकेडमी के पास इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं भी या नहीं जो डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें। वह चुपचाप सोचती है कि वे टीम्स रियलिस्टिकली कितनी देर तक टिक पाएंगी, लेकिन डायरेक्टर को पूरा भरोसा होता है कि वे छोटे ई रैंक ट्रबल मेकर्स रोते हुए बाहर भाग आएंगे। दूसरी तरफ डी रैंक डंजियन के अंदर विशाल पेड़ों का जंगल फैला हुआ था जो मोटी बर्फ से ढका हुआ था। चैन के रूममेट्स साफ तौर पर डरे हुए थे। कोई भी डर जाता उन नाइटमेयर फ्यूल क्रिएचर्स को देखकर जो किसी अजीब बैट और मंकी हाइब्रिड जैसे दिखते थे। वह तुरंत अपनी पार्टी को वार्निंग देता है कि वे मॉन्स्टर्स पलक झपकते ही अपने टारगेट्स पर हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखनी होंगी। अचानक घोस्ट मंकी बैट्स का एक झुंड सीधे उनकी तरफ झपट पड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि सभी लड़के किसी तरह ऑकवर्डली उन मॉन्स्टर्स के लाइटनिंग फास्ट अटैक से बच जाते हैं। वे अभी इस बात से एक्साइटेड ही थे कि उन्होंने डी रैंक क्रिएचर के अटैक को डोडस कर लिया, तभी उनकी नजर एक और भी पागलपन भरी चीज पर पड़ती है। हमारा हीरो शांति से वहां खड़ा था, हाथ में लाइटनिंग स्वॉर्ड लिए हुए, जबकि उसके पैरों के पास मॉन्स्टर्स की लाशें पहले ही ठंडी होकर बिखरी पड़ी थीं। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि वे सबसे पहले खुद को बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि अभी वे इतने मजबूत नहीं हैं, और बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दें। तभी एक और गोस्ट मंकी बैट सुपरसोनिक स्पीड से उनकी तरफ झपटता है, लेकिन वे किसी तरह आखिरी पल में उसे डोड कर लेते हैं। शांजो को अचानक एहसास होता है कि हमारा हीरो उन्हें रिफ्लेक्स और एक्सप्लोसिव स्पीड की ट्रेनिंग इसलिए करवा रहा था ताकि वे ऐसे डीमंस के खिलाफ सर्वाइव कर सकें। जो दांत भींच लेता है क्योंकि वह इतने समय से खुद को डॉर्म किंग कहता आया था, फिर भी अब उसकी मैजेस्टी को अपने रैंडम रूममेट पर निर्भर होना पड़ रहा था। उधर चेन बाकी बचे घोस्ट मंकीज का पूरी तरह सफाया कर देता है। वे लहरों में उसकी तरफ झपटते हैं, लेकिन वह फकिंग चेड उन्हें इतना तेजी से काट गिराता है कि मॉन्स्टर्स को यह समझने का मौका तक नहीं मिलता कि वे सर्वर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। डॉर्म किंग खुद से बड़बड़ाता है कि उसने हमेशा मालोंग से चेन की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार है जब वह खुद अपनी आंखों से देख रहा है। उसे चेन किसी साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि एक बैटल हार्डन सोल्जर जैसा दिख रहा था। जैसे जैसे स्लॉटर जारी रहता है, डॉर्म किंग के अंदर हमारे हीरो की बढ़ती रेप्यूटेशन को लेकर जेलसी पैदा होने लगती है। अचानक एक और मॉन्स्टर ग्रुप के पीछे प्रकट हो जाता है और वह किसी तरह उसका हमला रोकने में कामयाब हो जाता है। वह अपने फ्लेमिंग हैंड से क्रिएचर की टांग पकड़ लेता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है। वह उन्हें चिल्लाकर कहता है कि डेड वेट की तरह एक्ट करना बंद करें और खुद को संभालें। चैन अकेला नहीं है जिसकी ग्रेजुएशन दांव पर लगी हुई है। बाकी लोग उसकी अचानक डिटर्मिनेशन देखकर हैरान रह जाते हैं। डॉन किंग की जिद्दी इच्छा से इंस्पायर्ड होकर शानगु अपना फ्लोरा चैंट वाइनलॉक कास्ट करता है और मंकी बैट को सफलतापूर्वक जकड़ लेता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रिएचर लगभग तुरंत खुद को छुड़ा लेता है और जाते जाते जू को किक भी मार देता है। लॉन्ग अपना क्लाउड चंट फ्रॉस्टबाइट ब्रीज कास्ट करता है, जो मॉन्स्टर को बस थोड़ा सा स्लो कर पाता है। इसलिए वे अपने अटैक्स कंबाइन करने का फैसला करते हैं। मिलकर काम करते हुए वे थोड़ी देर के लिए क्रिएचर को रोकने में सफल हो जाते हैं और डॉर्म किंग पर चिल्लाते हैं कि वह इस मौके का फायदा उठाए। वह अपनी न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज करता है और सीधा हिट मारता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर के सिर्फ कुछ बाल ही जलते हैं। वह डीमन पर कई और फ्लेम बुलेट्स दागता है, लेकिन कुछ भी उसे गिराने के लिए काफी नहीं लगता। शांजो और लॉन्ग पहले ही अपनी लिमिट्स के करीब पहुंच चुके थे। डॉन किंग फैसला करता है कि अब वह और ज्यादा पीछे नहीं हट सकता। वह अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और मॉन्स्टर पर सीधा कन्वर्ज्ड बर्स्ट फ्लेम बुलेट छोड़ देता है, जिससे एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं साफ होता है तो वहां सिर्फ एक जला हुआ स्केलेटन बचा होता है। ड्रोन घोषणा करता है कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक डी क्लास घोस्ट मंकी बैट को एलिमिनेट कर दिया है। तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। वे बेहद खुश होते हैं कि उन्होंने अपने दम पर एक डी क्लास मॉन्स्टर को हरा दिया। हमारा हीरो उनके पास आता है, थोड़ा सरप्राइज्ड, और वे तुरंत पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें मॉन्स्टर को हराते हुए देखा। मॉन्स्टर लूट के रूप में एक फिंगर बोन छोड़ जाता है और जू कैजुअली दावा करता है कि उसे मारना तो बच्चों का खेल था। चैन फिर भी उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और जल्द ही ड्रोन घोषणा करता है कि डेविल्स केव के अंदर के सभी मॉब्स क्लियर कर दिए गए हैं। फीड देखते हुए डायरेक्टर गोंग लगभग अपना दिमाग खो बैठता है, क्योंकि जिन ट्रैश स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल भी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने अपनी इन्फियर एबिलिटी से कहीं ज्यादा खतरनाक डी लेवल थ्रेट को हरा दिया था। बाकी स्टाफ जानबूझकर चुप रहता है। उधर वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का असिस्टेंट शांति से चेन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वह मन ही मन सोचता है कि चेन का ऑरा उसे अपने एक पुराने दोस्त की बहुत याद दिलाता है। वाइस चेयरमैन चेन का नाम दोहराता है और उसे याद रखने का नोट बना लेता है, जिससे तुरंत प्रेसिडेंट टिंग के पिता और डायरेक्टर दोनों अलार्म्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर तुरंत सबका ध्यान दूसरी डी रैंक केव के अंदर मौजूद स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ मोड़ देता है ताकि चेन पर और ज्यादा फोकस न जाए।
वह बताता है कि टीम पहले ही मिडिल सेक्शन तक पहुंच चुकी है और चेयरमैन का एड उनकी कोऑर्डिनेशन की तारीफ करते हुए उसकी तुलना एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम की एफिशिएंसी से करता है। यह सुनकर चेयरमैन कार्ल अमेज्ड हो जाता है और कहता है कि इस साल ग्रेजुएट्स की क्वालिटी पिछले बैचेस की तुलना में सच में असाधारण लग रही है। डायरेक्टर गोंग धीरे से अपने आप से जोड़ता है कि असली बैटल तो अभी शुरू हुई है और असली स्पेक्टिकल अभी सबके सामने आना बाकी है। उधर डी रैंक टॉक्सिक वाइन केवरन के अंदर प्रेसिडेंट की पार्टी पर मायसमा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स चारों दिशाओं से हमला कर देते हैं। एक लड़की अपना गिटार बजाती है और एलिजी ऑफ डिके रिलीज करती है, जबकि एक स्टार मैज अपनी स्टार अट्रैक्शन एबिलिटी से उन मशरूम्स को आपस में जोड़ देता है ताकि कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हो सके। फिर वह कैप्टन को सिग्नल देता है और प्रेसिडेंट अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है, पूरी स्टाइल में हमला खत्म करने के लिए तैयार। एक तेज स्ट्राइक के साथ मशरूम मॉन्स्टर्स फट जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बड़ी प्रिसीजन से अपना ब्लेजिंग स्काई सेवर अनलीश करता है। उसके टीममेट्स ध्यान देते हैं कि इस स्कूल असेसमेंट के मॉन्स्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वे अपनी पिछली ट्रेनिंग सेशंस में लड़ चुके थे। इसी फेमिलियरिटी की वजह से पार्टी बिना ज्यादा प्रेशर या डिफिकल्टी के सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। उन्हें पहले से उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन असेसमेंट स्कूल अथॉरिटीज द्वारा पहले से अरेंज किया जाएगा, क्योंकि सही बैकिंग मिलने पर आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसी भरोसे के साथ वे पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इस साल चैंपियन पोजीशन बिना किसी असली चैलेंज के उनकी ही होगी। दूसरी तरफ क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल लेवल पर पहुंचकर लड़के शॉक्ड रह जाते हैं कि वे सच में इतनी दूर तक सरवाइव कराए और अब लेयर लॉर्ड के सामने खड़े हैं। एक जमी हुई वेस्टलैंड के बीच वे एक घोस्ट ऐप को आराम से अपना खाना खाते हुए देखते हैं। डॉम किंग तुरंत पसीना पसीना हो जाता है, सिर्फ मॉन्स्टर की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की कल्पना करके। उस चीज का एक थप्पड़ ही शायद उसे सीधे आफ्टरलाइफ भेजने के लिए काफी था। जैसे ही क्रिएचर ग्रुप के सबसे कमजोर टारगेट पर अपनी नजरें टिकाता है, मालूम घबरा जाता है। उसकी एक चीख ही बीस्ट को ट्रिगर करने के लिए काफी होती है। विशाल ऐप एक डरावनी छलांग लगाकर उनकी तरफ झपट पड़ता है। लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागते हैं। उसी समय चेन बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ जाता है। वह सीधे मॉन्स्टर के विशाल चेहरे पर ब्रूटल किक मारता है, फिर लगातार अटैक्स की चेन से उसके शरीर को हवा में उछालता रहता है। अंत में वह उसे टुकड़ों में फाड़ देता है और क्रिएचर सिर्फ मिनस्ड मंकी मीट बनकर रह जाता है। उस सैवेज प्रदर्शन को देखकर उसकी पूरी पार्टी दंग रह जाती है। फिर भी चेन इरिटेटेड महसूस करता है, क्योंकि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे थे। लूट भी निराशाजनक था। अचानक उसे अपने टीममेट्स की एक्साइटेड आवाजें सुनाई देती हैं कि उन्हें जायंट मैना स्टोन्स मिल गए हैं। लगता है जायंट ऐप उन्हें एक हॉलो ट्री ट्रंक के अंदर जमा करके रखता था। उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर देखकर लगभग लार टपकाने लगते हैं और जल्दी से क्रिस्टल्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। चेन वार्निंग चिल्लाता है, लेकिन वह एक सेकंड देर कर देता है। जैसे ही उनके हाथ माना स्टोन्स को छूते हैं, एक चकाचौंध कर देने वाली फ्लैश बाहर की ओर फूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया बर्फ में सील हो जाता है। शंजू, लो और ड्रोन्स पूरी तरह उस आर्कटिक ब्लास्ट में फ्रीज हो जाते हैं। वीआईपी रूम में लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक कट जाता है। वह स्लीजी डायरेक्टर स्मर्क करता है, जैसे वह इसी आउटकम का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स ऐसे ट्रैप सेट करेंगे और यह बस समय की बात थी कि चेन और उसकी एमेचर्स की टीम उनमें फंस जाए। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश साफ तौर पर परेशान दिखता है, क्योंकि वह स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली कंसर्न्ड था। डायरेक्टर नकली अफसोस जताते हुए चेन की फेलियर पर दुख प्रकट करता है और दावा करता है कि अब उन्हें तुरंत बाहर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन प्रिंसिपल इससे सहमत नहीं होता। वह तर्क देता है कि वे अभी तुरंत खतरे में नहीं हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के वाइटल साइंस अब नॉर्मल होते हैं तो रिस्टबैंड्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, और अभी तक उनमें से किसी ने भी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उसका मानना था कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे कब गिव अप करेंगे। दूसरी तरफ डंजियन के अंदर मालोंग कड़ाके की ठंड में कांप रहा था। पूरी पार्टी में सिर्फ वही था जो फ्रीज होने से बच गया था, क्योंकि उसकी क्लास में नेचुरली हाई आइस रेजिस्टेंस थी। तभी लॉन को एक रीढ़ जमा देने वाली हंसी सुनाई देती है और वह एक स्केलेटन जैसी आइस मॉन्स्टर को देखता है, जिसकी नजरें बिना किसी दया के सीधे उसकी आत्मा के आर पार जाती हुई महसूस होती हैं। वह उसे तुरंत पहचान लेता है और याद करता है कि उसने उसके बारे में मॉन्स्टर कंपेंडियम में पढ़ा था। उसे जल्दी याद आता है कि वह असल में एक क्लाउड मैज है जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों एबिलिटीज को आसानी से कंट्रोल करता है। जबकि वह बिना किसी एफर्ट के आइस और स्नो मैनिपुलेट कर सकता है, उसे यह भी याद आता है कि उसके सामने खड़ा यह क्रिएचर, जो अपने प्रे को लंबे टॉर्चर के जरिए मारना पसंद करता है, बोन किंग ऑफ रिमेन्स के नाम से जाना जाता है। वह समझ जाता है कि आइस बॉम्ब सिर्फ एक ट्रैप था, इसलिए वह बिना एक पल घमवाए खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। लॉन्ग अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी हालत में अकेले ऐसे सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकता। वह चेन को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह समय पर पहुंच पाता, एक आइस अटैक उसकी टांग में आर पार हो जाता है।
बोन किंग उसकी हालत देखकर हंसता है, जबकि उसका ब्रेसलेट वार्निंग सिग्नल भेजता है कि उसकी लेग पूरी तरह पियर्स हो चुकी है। वह उसे एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन देता है, लेकिन लॉन्ग उम्मीद नहीं छोड़ता और फिर भी चेन को थॉ करने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उनका आखिरी एडवांटेज था। उसी समय एक और आइस शार्ड उसके आर्म को भेद देता है, जिससे उसकी डेस्परेट कोशिश भी रुक जाती है। बोन किंग उसकी लंबी सफरिंग का मजा लेता है, जबकि वह अनबेरेबल पेन सह रहा होता है। उसका ब्रेसलेट फिर वार्निंग देता है कि उसके आर्म में भी सिवियर डैमेज हो चुका है और उसका हार्ट रेट खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एक बार फिर उसे एग्जाम छोड़ने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उस पल लड़का एक फ्लैशबैक में खो जाता है। उसे याद आता है कि पूरी जिंदगी वह मुश्किल आते ही प्रॉब्लम्स से भागता रहा और उसी आदत ने हर बार उसे पीछे छोड़ दिया। उसे याद आता है कैसे लोग उसे इग्नोर करते थे, बल्ली करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी वह और उसके दोस्त यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर चुके थे। अब उसे यह पल अपनी किस्मत बदलने का आखिरी मौका लगता है। वह अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करता है, खड़ा होता है और आखिरकार चेन को रिलीज करने में सफल हो जाता है। वह मजबूती से खड़ा रहता है, जबकि बोन किंग बिना रुके उसकी तरफ आइसिकल्स की बैरर छोड़ देता है। जैसे ही हमला उस पर गिरने वाला होता है, वह जोर से दहाड़ता है और उसी पल चेन अपनी आंखें खोल देता है। आइस ब्लॉक टुकड़ों में टूट जाता है और चेन एक ही स्विफ्ट मूव में लॉन्ग को उठाकर डेंजर से दूर ले जाता है। यह अचानक एस्केप देखकर बोन किंग भी चौंक जाता है। उधर लॉन्ग जल्दी समझ जाता है कि आखिर में चेन ने खुद अपनी ताकत से आइस प्रिसन तोड़ दिया था। वॉरियर लॉन्ग को पहले मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और तुरंत चिंता के साथ उसकी हालत पूछता है। लॉन्ग जवाब देता है कि फिलहाल ब्लीडिंग रुक चुकी है, इसलिए अभी के लिए वह बच जाएगा। वह चेन को बताता है कि जिस मॉन्स्टर का वे सामना कर रहे हैं वह एक क्लाउड टाइप सी रैंक लॉर्ड है, जिसे बोन किंग कहा जाता है, और वह कॉम्बैट में बेहद खतरनाक है। वह आगे चेतावनी देता है कि अगर उन्हें इस एनकाउंटर में जिंदा बचने का थोड़ा सा भी चांस चाहिए तो उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा फ्रीज होने से बचना होगा। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि बोन किंग एक विशाल क्लस्टर ऑफ सेइस शार्ड्स चार्ज कर रहा है, जो जल्दी ही एक भयानक ग्लेशियर अटैक में बदल जाता है, फायरिंग के लिए तैयार। लॉन्ग हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर उन पर एक जायंट आइस न्यूक गिराने वाला है। अगले ही पल वह बम नीचे गिरता है और सब कुछ अंधी सफेदी में ढक जाता है। मॉन्स्टर हंसना शुरू करता है, लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक जाती है जब वह देखता है कि दोनों भी जिंदा खड़े हैं। चेन अपनी क्लास बदलकर डम्फलिम किंग कर देता है और क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है, जो उसे कोल्ड डैमेज के खिलाफ पूरी इम्यूनिटी देता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके सारे रेजिस्टेंस स्टैट्स को कोल्ड एनवायरनमेंट में बूस्ट कर देता है, जिससे बैटलफील्ड ही उसके लिए एडवांटेज बन जाता है। बोन किंग डर से चीख उठता है और यहां तक कि लॉन्ग भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त, जो सपोजिडली एक वॉल्ट असैसिन था, अब क्लाउड टाइप वॉरियर बन चुका था। वह सोचने लगता है कि क्या चेन उन रेयर प्रोडिजीज में से एक है जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक साथ दो अलग अलग क्लासेस अवेकन कर सकते हैं। चैन बस पहले सिचुएशन को गलत समझने के लिए माफी मांगता है और मानता है कि अपनी गलती की वजह से उसने अपने दोस्तों को एक खतरनाक लड़ाई में घसीट लिया। इसके बाद वह फिर से अपनी क्लास बदलकर एबिसल फाइंड बन जाता है। फिर वह अपनी परगेटरी वॉरियर स्वॉर्ड निकालता है और बोन किंग का सामना पूरी इंटेंट के साथ करता है कि यही लड़ाई खत्म कर देगा। यह देखकर उसका बेस्ट बड़ी पूरी तरह दंग रह जाता है। आमतौर पर सभी अवेकनर्स एक ही क्लास के साथ पैदा होते हैं जिसमें वे स्पेशलाइज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेहद रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक साथ दो क्लासेस होती हैं। ऐसे डुअल क्लासेस इतने कम होते हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसी रेयरिटी की वजह से वे हर मेजर गिल्ड के लिए ट्रेजर बन जाते हैं। लेकिन उसे सिर्फ यही बात शॉक नहीं कर रही थी। उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि चेन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पूरी तरह अलग क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से उन तीनों क्लासेस का लेवल भी बेहद असाधारण था। अबिसल फीन फॉर्म में चेन के स्टैट्स पागलों की तरह बढ़ जाते हैं। उसकी ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रॉकेट की तरह जमीन से उछाल देती है। वह एक्सप्लोसिव मोमेंटम के साथ बॉस की तरफ झपटता है और हमारे हीरो की किलिंग ऑरा देखकर बॉस की स्मग ग्रिन गायब हो जाती है। एक ही क्लीन मोशन में वह उस बोनी बास्टर्ड को ऐसे काट देता है जैसे गरम चाकू बटर को काटता है। उसी के साथ वह लेवल 17 तक पहुंच जाता है और एक रेयर लूट ड्रॉप हासिल करता है। अपने सामने शैटर्ड स्केलेटन के लाइफलेस रिमेन्स को देखकर उसका दोस्त अभी भी शॉक्ड था कि चेन ने एक सी रैंक लेयर लॉर्ड को वन शॉट कर दिया। हमारा हीरो कैजुअली उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में जमे हुए हैं। मालोंग को अचानक एहसास होता है कि पूरे बॉस फाइट के दौरान वह अपने बाकी होमाइजर्स को पूरी तरह भूल गया था। वह तुरंत भागता है ताकि बाकी लोगों को थॉ कर सके, इससे पहले कि वे फॉरबिडन आइसक्रीम बन जाएं। उसके जाते ही चेन नोटिस करता है कि उसके पास फ्रॉस्ट स्लिक किंग को डवोर करने का ऑप्शन है।
आसपास कोई नहीं था जो उसे देख सके, इसलिए वह जल्दी से गिरे हुए लेयर लॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मैस क्लास हासिल कर लेता है। बॉस की आर्किटेक्ट नोवा ने आसपास के सभी ड्रोन्स को ब्लाइंड कर दिया था, इसलिए उसकी हिडन एबिलिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तभी अचानक उसे एक और सरप्राइजेस नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी लाइटनिंग असासिन क्लास भी लेवल अप हो जाती है, जिससे उसे अपने किसी एक स्टैट को एनहेंस करने के लिए एक स्टार ऐड करने का मौका मिलता है। इसके बाद सीन डी रैंक लेयर ग्लूमवाइन ग्रोटो की तरफ शिफ्ट होता है, जहां काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी। वे चाहे जितनी भी जोरदार अटैक्स करें, डी रैंक बॉस इन मेच्योर ओविकनर्स के लिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल साबित हो रहा था। मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को चेंज से रोकने वाला मेज पहले ही कोलैप्स होने की कगार पर था, और लाइटनिंग आर्चर के एरोज लेयर लॉर्ड को असली डैमेज देने की बजाय हल्की मासाज जैसे लग रहे थे। पूरी टीम को ऐसे इधर उधर फेंका जा रहा था जैसे वे हैप्पी मील टॉय बॉक्स के चीप एक्शन फिगर्स हों। यह बेइज्जती उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उनकी सारी कॉम्बैट सिमुलेशंस पूरी तरह बेकार थीं? उन्होंने कभी भी इस लेवल की पावर का सामना नहीं किया था। मैच जल्दी समझ जाता है कि बॉस को हराने की उनकी इकलौती उम्मीद सिर्फ प्रेसिडेंट है। बहुत पीछे खड़ा प्रेसिडेंट एक ड्रामेटिक पोज बनाता है। सपोर्ट मेजर्स के बफ्स के बीच वह अपनी अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है। आखिरकार पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा होने के बाद वह अपनी ब्लेजिंग सोर्ड के साथ बॉस पर टूट पड़ता है। ब्लेड सीधे उसके कोर को भेद देती है और अंदर से फ्लेम्स का तूफान फूट पड़ता है, जो मॉन्स्टर को भीतर से पिघला देता है। उसके टीममेट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं, एक ऐसे लेजेंड के जन्म का जश्न मनाते हुए जिसका नाम सपोजिबली हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। ड्रोन घोषणा करता है कि उनकी टीम ने ग्रेट डी लेयर को सिर्फ 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय में क्लियर कर लिया। पूरी तरह एक्साइटेड होकर उनकी पार्टी को पूरा भरोसा हो जाता है कि फर्स्ट प्लेस अब उनका ही है। कोई दूसरी टीम इतना समय बीत नहीं कर सकती। वे लेयर से बाहर निकलते हैं, इस उम्मीद में कि रैंकिंग्स में उनके नाम सबसे ऊपर चमक रहे होंगे। जल्द ही वे उन हॉलवेज से गुजरते हैं जहां वे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने जल्दी सरेंडर करके टेलीपोर्ट कर लिया था। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह ट्रॉमेटाइज दिखते हैं, अब भी उन डीमंस के डर से कांपते हुए जिनका उन्होंने पहली बार सामना किया था। तभी प्रेसिडेंट का लेकी हमारे हीरो और उसकी स्क्वाड को एक तरफ बैठे हुए देख लेता है। उनकी एग्जॉस्टेड हालत देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है। उसे लगता है कि वे अंदर जाते ही फ्लॉप हो गए होंगे। वह स्मगली उनके पास आता है और चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वह आधे रास्ते में ही फेल हो गया। वह लॉयल डॉग लगातार भौंकता रहता है, लेकिन उसका मास्टर उसे चुप करा देता है क्योंकि अलायंस वाइस चेयरमैन उनकी तरफ आ रहा था। एलिगेंट आदमी धीरे धीरे ताली बजाते हुए स्टूडेंट्स की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। जैसे जैसे वह करीब आता है, प्रेसिडेंट शांत चेहरा बनाए रखता है, जबकि उसके अंडरलिंस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के सामने खड़े होकर एक्साइटमेंट से कांपने लगते हैं। प्रेसिडेंट टिंग आत्मविश्वास से हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिस्टर कैवेंडिश उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और बिना उसकी तरफ देखे सीधे उसके पास से निकल जाता है। इतनी खुली बेइज्जती झेलकर प्रेसिडेंट अंदर ही अंदर टूट जाता है, और इससे भी बुरा तब होता है जब वाइस चेयरमैन जोर से उसके राइवल को एक सच्चा लेजेंड कहता है। वह चेन के कंधे पर हाथ रखता है और सबके सामने घोषणा करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट में डी रैंक्ड डंजन क्लियर कर दिया। यहां तक कि उसकी खुद की गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स भी ऐसा रिकॉर्ड कभी हासिल नहीं कर पाई। काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके गूंज पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि 4 बॉटम फीडिंग नोबडीज ने उनकी पूरी 10 मैन स्क्वाड को टाइम में पीछे छोड़ते हुए डी रैंक लेयर भी क्लियर कर दिया। उधर चेन की आंख तक नहीं झपकती। देश के सबसे ताकतवर आदमी से प्राइज मिलना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथ ही वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी खुद इस एकेडमी में क्यों आया। वैसे भी कार्ल कैवेंडिश शांति से कहता है कि वह चेन का नाम अच्छी तरह याद रखेगा। फिर वह गोंग लिन की तरफ मुड़ता है, वही आदमी जिसने उसे यहां इनवाइट किया था। वाइस चेयरमैन कैजुअली कहता है कि उसका बेटा भी टैलेंटेड है, हालांकि वह तारीफ आधी अधूरी सी लगती है। इससे पिता और बेटे दोनों के मन में कड़वाहट भर जाती है। इसके बाद वाइस चेयरमैन घोषणा करता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। डायरेक्टर तुरंत बीच में आता है ताकि माहौल संभाल सके। वह फाइनल रिजल्ट्स घोषित करता है और बताता है कि दोनों टॉप टीम्स का स्कोर बराबर रहा, इसलिए दोनों टीम्स को इंपीरियल गिल्ड ज्वाइन करने के लिए ऑनऑफिशियल इनविटेशन मिलेगा। यह खबर चेन के रूममेट्स के लिए स्वर्गीय संगीत जैसी लगती है, क्योंकि उसके मैसिव कैरी की वजह से उनकी जिंदगी प्रैक्टिकली सेट हो चुकी थी। प्रेसिडेंट टिंग के लकीज भी खुशी मनाते हैं, लेकिन खुद वह आदमी इस आउटकम से बिल्कुल खुश नहीं था। तभी डायरेक्टर जोड़ता है कि कैप्टन्स को उनकी लीडरशिप के लिए गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स दिए जाएंगे और $1 मिलियन का कैश प्राइज दोनों में बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर दोनों टीम लीडर्स विजिबली सरप्राइज्ड हो जाते हैं। चेन चुपचाप चिंता करने लगता है कि आधा मिलियन उसका डेट चुकाने के लिए काफी नहीं होगा।
उसे बाकी अमाउंट कमाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वह माइथिल एक्सचेंज गिल्ड से किया अपना प्रॉमिस पूरा कर सके। लेकिन शायद यह चिंता मायने ही न रखे, क्योंकि प्रेसिडेंट टिंग खुलेआम टाई स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह बोल्डली घोषणा करता है कि असली विनर तय करने के लिए 1 वर्सेस 1 डुएल होगा। सिर्फ एक ही चैंपियन हो सकता है। यह अचानक चैलेंज इतना शॉकिंग था कि डायरेक्टर और यहां तक कि वाइस चेयरमैन का भी ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। अपने न्यूपेव की रेकलेस हरकत देखकर डायरेक्टर तुरंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौजूदा आउटकम ही स्वीकार कर ले। ओल्डमैन समझाता है कि टाई पहले की ह्यूमिलेशन के बाद सबसे अच्छा पॉसिबल रिजल्ट है। वह शांत रहता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारा हीरो ऐसी पॉइंटलेस डुएल को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन हमारा लड़का तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, एक शर्त पर। विनर पूरा 1 मिलियन प्राइज अपने पास रखेगा। यह स्पाइसी ट्विस्ट इतना वाइल्ड था कि वाइस चेयरमैन भी रुक जाता है और अपना डिपार्चर कैंसिल कर देता है। सब तय हो जाने के बाद चेन आगे बढ़ता है और सीधे उसके सामने खड़ा हो जाता है, हमेशा के लिए हिसाब चुकता करने के लिए तैयार।